दरअसल हमारी जो चर्चा है वो हमेशा जो शनिवार की होती है, शुभ शनिवार की होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और उसमें खूब सवाल जवाब होते हैं। अगर समय बचे तो उसमें छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हो सकता है, वरना वो सवाल जवाब में ही हम सारे कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं। और हमारा जो चर्चा का विषय है और जो बिंदु है वो लगभग एक ही चलता है। आज भी एक है और जब तक हम सब एक नहीं हो जाएंगे तब तक वो एक ही चलता रहेगा। इसलिए आज हम यहाँ चर्चा में जो बात करने वाले हैं और सभी लोग उसमें हिस्सा लें और बात करें कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे समणों का क्या हिस्सा है। मतलब मैं खाली नेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेशनल लेवल की भी बात कर रहा हूं। क्योंकि दुनिया में बड़े युद्ध हो रहे हैं, दुनिया में बड़े व्यापार हो रहे हैं, दुनिया में बहुत लोग सर्विस सेक्टर में नौकरियों में आ रहे हैं, जा रहे हैं। दुनिया की जो राजनीति है उसमें अपना हिस्सा लेते हैं। कनाडा के अंदर जो सिख लोग हैं वो इतने हो गए हैं कि वहाँ की जो राजनीति है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और यूके के अंदर भी काफी लोग हो गए हैं एशियन, जो वहाँ की राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो जो अलग अलग जगह पे करते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर बहुत सारे कंट्री के लोग हैं जो वहाँ की राजनीति को इन्फ्लुएंस करते हैं, वहाँ के लोग करते हैं। और हमारे देश में जो हमारी स्थिति है वो ऐसी है कि हम अपने देश की संवैधानिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, या कोई इवेंट वाली जो भी है, या कोई खेल की व्यवस्था है, या कोई जमीन जायदाद बनाने की है, या कोई फैक्ट्री बनाने की, हम किसी भी व्यवस्था में कहीं भी नहीं है। और ये बात हमारी सोच से भी परे है। मतलब सोच में नहीं है। हमारी जो सोच है वो हमारे नेताओं ने कस के बांधी हुई है, जिनको हम नेता मानते हैं। और हमने उनको नेता बनाया नहीं है, उन्होंने खुद ही अपने आप को इतना प्रचारित किया। इतना बार इन्होंने अपने आप को नेता कहा कि हमने उनके प्रचार में आके उनको नेता ही मान लिया, जबकि उनमें नेता वाले गुण हैं या नहीं हैं ये एक चर्चा का विषय है। तो क्या उन्होंने बुद्धि को बांधा हमारी को? उन्होंने हमारी बुद्धि को बांधा कि हम लोग सारे काम जितने भी करेंगे वो राजनीति से करेंगे। बस एक एमएलए, एक काउंसलर, एक एमपी बनने का ही काम है। और किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में देश की राजनीति में जो ऐसे लोग हैं जो समण हैं, जिनको बाबा साहब ने एक शेड्यूल बना के शेड्यूल वाले लोग कहा या शेड्यूल वाले कास्ट कहा, क्योंकि अधिकतर वही लोग समण हैं जो एजिटेशन करते हैं, जो अपना तन मन धन लगाते हैं और दिन रात धरना प्रदर्शन, भाषण, रैली सैली, संगठन वगैरह, मतलब सोशल मूवमेंट, चाहे बेशक उनकी फेल रहे, चाहे बिखरी हुई हो, पर वो करते हैं। और लोग इतना ज्यादा नहीं करते। तो वो लोग भी अगर सारे के सारे एक साथ इकट्ठे हो जाए, जैसा कि समन संघ प्रयास कर रहा है और जितनी सफलता मिलती है वो सबके सामने है कि भाई हम लोग इकट्ठे होके और कुछ करेंगे। पर ये जो शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग समन हैं, अगर ये सारे इकट्ठे भी हो जाएं तो एक पेड़ की टहनी नहीं तोड़ सकते, एक पत्ता नहीं तोड़ सकते। वो किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक दिन पहले, दो दिन पहले, वोट से पहले जबरदस्ती उनकी वोट ले ली जाती है। ऐसा माहौल पैदा करके वो वोट तो दे के आ सकते हैं। और वोट ना भी दें तो आजकल बताते हैं कि वोट की जरूरत ही नहीं है, मशीन किसको वोट ले देती है, किसको लेती है किसी को पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे आंदोलन, ऐसे बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि भाई मशीनों में गया हुआ वोट का कोई अता पता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कहाँ वोट पड़ा, कहाँ गया। तो हम लोग जितने भी हैं और ये मेहनत कर रहे हैं, वो कर किस नहीं रहे हैं? 29 लाख संगठन हैं, इतने सारे लोग बने पड़े हैं, और वो इस प्रश्न पे कभी बात भी करने को तैयार नहीं है कि भाई आपकी खुद के देश में भी कोई पूछ नहीं है। खुद के देश में तो बाहर के देश में तो क्या इन्फ्लुएंस करोगे जब खुद के देश में नहीं है? आपको रेगुलेट करने के लिए, आपकी कोई बात कहने के लिए, या आपको कोई भीख, जैसे अभी कोटे में कोटे की भीख दी गई, मतलब हमारे कोटे को तोड़ के हमारे ही लोगों के विरुद्ध खड़ा करके और हमारे लोगों को आपस में लाके और कह दिया और वाहवाही होगी। कितने मजेदार बात है
कि हमारी कमीज के 2 टुकड़े करके और बांट दिए और कह दिया तुमको शर्ट मिल गई। और हमारी सोच इतनी बंद रहती है कि हम सोच मतलब उससे आगे नहीं निकल पाते कि ताला चाबी जो राजनीतिक माहौल है इसके ऊपर चर्चा है आज की। तो सब लोग अपना हैंड रेज करें और बताएं कि हम सारे के सारे जा कहाँ रहे हैं। और ये जो ताला चाबी है क्या इसी के पीछे जिंदगी दे दें हम सारी की सारी, या कुछ ऐसा काम करें कि जिससे हमारे देश में हमारा वजूद हो और बाहर के देश के अंदर भी हमारी आवाज कहीं कोई तो सुने। तो इसके लिए जिनके पास जो आइडिया, जो बात कहना चाहें, फ्री, यहाँ यहाँ स्पीच का राइट फ्री है। स्पीच पूरी तरह से बोल सकते हैं पर वो लिमिट में हो, किसी के विरोध में ना जाए। सोशल रूप से किसी की भी आलोचना कर सकते हैं पर पर्सनल रूप से किसी की आलोचना से बचें, बेहतर रहेगा। और अगर करनी भी पड़े तो उसकी जस्टिफिकेशन देते हुए करें। तो यहाँ हैंड रेज करें और बताएं कि अब तक जो हमें सिखाया गया वो खाली ताला चाबी और राजनीति सिखाई गई। 131 हमारे ताले चाबी हमेशा आते हैं, 131 ताले चाबी पार्लियामेंट में हमेशा रहते हैं। और सारी विधानसभाओं में वो चिटपटन वाले जो छोटे छोटे ताले हैं वो भी रहते हैं। और जितना अनुपात मिलना चाहिए उतना रहते हैं। पर कोई सा ताला चाबी कहीं कुछ नहीं होने वाला है और ना ही कुछ हो रहा है इसमें। सबसे पहले आजाद सर का हैंडरेज आया है। आजाद सर अपना बात रखें और उसके बाद में ये सैमसंग एसएम करके हैं, ये अपना नाम अगर हो सके तो लिख दें वरना बाद में ले लेंगे। आजाद सर के बाद में आजाद सर आए। मेरा सर इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाह रहा था। बोलिए। ताला चाबी के साथ साथ जो मांगने की एक परंपरा है ना, मांगने को ही संघर्ष मान लिया है कि ये मानते हैं कि बिना हम ये मांगेंगे मांगने को संघर्ष इस तरह से कि आंदोलन करेंगे और हम एक ज्ञापन देंगे, हम मांगेंगे और हमें मिल जाएगा। इस तरह की भी एक धारणा बन गई है सभी की कि हम मांगने की, जबकि हम देने वाले थे, दाता थे, और हम मंगते बनते जा रहे हैं। इसमें ये बात और ऐड कर। नहीं तो बात आपकी ऐड हो गई पर साथ साथ कारण भी बताते जाइए कि ये भिखारी कैसे बन गए, जो राजा थे, जो देने वाले थे, जो दाता थे, वो मंगते कैसे बन गए। और हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि कहीं भी किसी भी मूवमेंट के अंदर आप चले जाओ, चाहे वो धार्मिक है, चाहे संतों की है, चाहे वो लड़कों की है, चाहे वो बुड्ढों की है, चाहे वो बामसेफ की है, चाहे आरपीआई की है, चाहे संतोषी दल की है, चाहे वॉलंटियर की है, या वही फोर्स की है, या मजहब के नाम पे है, या किसी क्षेत्र के नाम पे है, सारे के सारे जैसे चुनाव आता है सब मतलब सबकी औकात का 1 सेकंड में पता चल जाता है कि ये कोई सामाजिक काम नहीं करते। ये चुनाव का इंतजार करते हैं, चेहरा चमकाते हैं और फिर वहां जाके हाथ पैर जोड़ते हैं, कोई भी पार्टी इनको टिकट दे दे। तो उस पे बिल्कुल हेड। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका कारण यही है कि हम बटे हुए हैं, टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं, एक साथ आने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बोलते तो सारे हैं, आज 29 लाख संगठन बताए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, और बोलते सभी हैं कि इकट्ठा हो जाए, और कई स्तरों पर काम भी चल रहा है जो लोगों को बताते हैं कि हम इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ आएंगे, एक साथ मूवमेंट करेंगे। लेकिन वो आते नहीं है, और प्रयास उस दिशा में होता है कि जो भी इकट्ठा हो वो मेरे अध्यक्षता में हो या मेरे अंडर में इकट्ठा हो। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, और इस बीमारी से केवल और केवल समण संघ के द्वारा ही निपटा जा सकता है। और जो हमारी पहचान है समण वाली, समण पहचान के आधार पर, अभी कल या परसों किसी ने पूछा था कि हम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो मैंने उसमें ये बताया था कि हम एक पहचान के आधार पर इकट्ठा हो सकते हैं, एक संस्कृति के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, या एक सभ्यता के आधार पर। इन तीन फार्मूलों के अलावा अगर और कोई भी फार्मूला है इकट्ठा होने का या एक साथ आने का, तो कोई बताए। तो इनके अलावा और कोई नजर ही नहीं आता है। तो ये की बात मुझे कहनी थी सर। परियार सर, आपका हैंड रेज है सर। संगनवा सर, जो अभी तक का जो आप बात कह रहे थे, रीजन भी हम जो इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर सकते, तो इन्फ्लुएंस तो कैसे करें। हाँ भी तो हमें अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता। आइडेंटिटी हमारी ऐसे बना रखी है, बना के बनाई जिसने, या हमने समझी यार, अब उसी को हम गाए नहीं जा रहे हैं और परियार सर, अपने। मैं एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछूंगा बीच में रोक के आपको। जी जी सर। क्या इस बारे में आज तक किसी संगठन ने कोई एक लाइन लिखी भी है कि हमारा इन्फ्लुएंस हमारे देश में होना चाहिए और विदेश में, जो विदेश के अंदर है वहां भी होना चाहिए?
नहीं, वो इसीलिए नहीं लिख पा रहे ना सर, अभी वो उस लेवल की आइडेंटिटी नहीं है जो एक गौरवपूर्ण गौरव में जो हमारी थी। तो उस तरह की हमारा मन या उसी सोच ही नहीं बनी, चाहे कितना ही बड़ा नेता हो। तो जब तक हम उस तरह की आइडेंटिटी या ऐसा पुराना हमारा गौरवमयी जो इतिहास या उस पे हम जाते कहाँ हैं। हम तो उन्हीं जाति, छोटे छोटे दलित और कितने कैसे कैसे शब्दों को वो ही आगे बताते रहते हैं, और उस नाम पे ही थोड़ा बहुत कहीं इकट्ठे हुए थोड़ा, और फटाफट उतने अपने आप को बेच दिया जैसे ही मौका मिला। तो अब ये हालत है, तो अब समन संघ जो अब आइडेंटिटी की बात कर रहा है जो है उसको अपनाने की अगर क्या ये जो आपने कहा कि जैसे ही हम इकट्ठे होते हैं अपने आप को बेच दे देते हैं, हमको जी ये एहसास नहीं होता कि हमको बेचा जा रहा है। हम मतलब जैसे गुलामों को बेचा जाता था पुराने समय में, इस तरह से हमारी बोली लगती है और हमारे वोट ले लिए जाते हैं, और कोई जिसको हम वोट देते हैं वो पैसा लेके इधर निकल जाता है और हम कुछ नहीं कहते। ये इसका हमें कोई असर नहीं पड़ता इसका। सर, इसका असर जो है ना, क्योंकि उनको थोड़ा वो बेचने का मतलब, जो बड़े हैं नेता जो यूं बनते हैं वो तो पूरा वहां से लिंक बना के अच्छे बढ़िया वो कर लेते हैं, और नीचे उनकी जैसे जिसकी जिस हिसाब से सोच है उतने उतने उनको पैसे मिल जाते हैं, क्योंकि मनी ऐसा है बिकने का, सारा दिन यही रहता है, यही सिखाया जाता है कि पैसे लो, और उस तरह का स्वाभिमान या वैसा मनी नहीं बनाया जाता किसी का। तो हम ये जो एक्सपेरिमेंट है पिछले 74 साल से करते आ रहे हैं, तो अभी कितना और करते रहेंगे हम कि भाई ये ऐसे लोग आ रहे हैं कि ये बिक जाते हैं, और हमने उनकी मतलब उनके बिकने को अपने व्यवहार में ले लिया है, और हमें अब उनका बिकना या नहीं बिकना कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो अब कैसे क्या कह सकते हैं सर, अब समन संघ प्रयास जो करेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना जल्दी समझाएगा लोगों को, या कितने लोगों को जल्दी समझ आएगा, तो उस पे है, बाकी तो हालत तो वही है। ये जो समनों की संख्या है पूरे देश के अंदर, जहां भी वो अपना वजूद रखते हैं या जहां वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, संख्या तो मोर देन सफिशिएंट है। पिछली वाली जो विधानसभाएं और लोकसभाएं चल रही हैं देश के अंदर पिछले 10 साल से 15 साल से, उनमें समणों की संख्या वमणों से बहुत ज्यादा रही है और आज भी हैं। तो कोई अगर ये कहे कि भाई ताला चाबी से हमारी बात बनेगी, तो वहां कितने सारे ताले पड़े हुए हैं, कितनी सारी चाबी पड़ी हुई हैं, इन सारे ताले चाबियों को घुमा कौन रहा है और ये घूम कैसे रहे हैं? अगर ये ताले चाबी कोई और ही घुमाता है तो फिर ताले चाबी का फायदा क्या हुआ? हाँ, और ही घुमाते हैं सर, वो फायदा वोट हमारे वो कोऑर्डिनेट और उनको लेके कौन चला जाता है, ये हमारे जो संगठन है वो यही काम करते हैं, नहीं, संगठन आप ये देखो पार्टी। ना कि हमारे जो प्रतिनिधि और हमारे जो नेता हैं, जो हमको ताला चाबी रटवाते हैं, वो खुद जब ताला चाबी बनते हैं तो उनकी चाबी कोई और घुमाता है, उनके ताले कोई और खोलता है। बिल्कुल। और हमें वो इस बात का एहसास नहीं होने देते कि वो किसी और के अधीन काम कर रहे हैं, और हमको कहते रहते हैं कि हम उनके अधीन काम करें। ये कितना बड़ा मजाक है। पर हम साधारण से लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम एक बार भी सवाल करके नहीं पूछते। तो हम इतने मर गए, हम कैसे इतने मर गए? ये बाबा साहब ने हमको पढ़ाया लिखाया, हमारे मुंह में जबान दी, हमें बोलने को कहा, और हमारे जो लोग हैं जब वो भाषण देते हैं तो भाषण देते में एक बार भाषण देंगे और 25 बार ये कहेंगे कि बाबा साहब, अगर बाबा साहब के लिए मैं अपनी खाल का जूता बना के भी दूं तो भी वो कम है जो हमें बाबा साहब ने दिया। ऐसे ऐसे अलंकार बोलते हैं वो, और उनको ये समझ नहीं आता कि वो बाबा साहब की कौन सी बात मानते कौन सी नहीं। कम से कम मुंह तो खोलना चाहिए उनको। जी सर, सूर्य कुमार सर, आप थोड़ा बात करें सर, सूर्य कुमार सर। जी सर, संगम नमामि सभी को। जी आज सर। का जो टॉपिक है ये बहुत ही रोचक है, और इसमें बहुत सारी बातें उनके सामने आई गई कि हमारे जो भी 29 लाख और जिन पर हम भरोसा करते हैं वो वाकई जो है लगातार धन उगाही का काम कर रहे हैं, और ये हमारी भोले भाले समणों को नहीं जानकारी इसकी। ये मैं भी देख रहा हूँ लगातार, और जब से समण संघ में आया हूँ तब से कुछ जानकारी हासिल हुई है। तो जो हमारे बाबा साहब को या हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो विचारधारा को जिन लोगों ने बोलियां लगाई हैं, वो नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हों, क्योंकि दुश्मन हमको कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन हमारे ही जो है बीच में से वो लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो हम ही को आपस में बांटते रहते हैं।
और इसीलिए आज ये हमारा हाल है। तो अब जैसे जैसे समण संघ अपनी समन पहचान को, इस विरासत को आगे बढ़ाते जाएंगे हम लोग। आज और सूर्य जी कुमार सर, जी एक संगठन है राष्ट्रीय बौद्ध सभा या राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, कुछ ऐसी करके है। जी हमारे जेपी अम्बेडकर उसमें रहे थे। जी वो जो चला रहे हैं उसके प्रधान, वो पहले कहीं राजनीतिक पार्टी में रहे, फिर राजनीतिक पार्टी को छोड़ के आए कि हम धर्म का काम करेंगे, बुद्ध का काम करेंगे। वो बुद्ध का काम क्या करें, मैंने उनसे एक बार पूछ लिया उनके लोगों से, तो उन्होंने कहा जी देखो, लोगों को राजनीति पसंद है, हम तो राजनीति कर रहे हैं, संगठन बनाने की कोशिश करें, पर वो बनता नहीं उनका। जी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है ना, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। हाँ, तो मैं आपकी कई बात बार, नहीं। वो पहले हमारे बहुत संपर्क में रहते थे, उनको लगता था कि यहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ जी तो ओपन होता है, कोई भी आए अपनी बात से लोगों को अगर कन्विंस कर सकता है तो पूरे संघ को ले जाए। हमारा तो पूरा खुला हुआ रहता है कि भाई आप में कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए समन संघ को ले जाने की, समन संघ जाने के लिए तैयार है। जी पर कोई आया नहीं। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप अलग अलग काम कर रहे हो, धमका और भी लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक साथ करो। आगरे के अंदर उन्होंने कार्यक्रम लगाया, एक भंते ने अलग लगाया, उन्होंने अलग लगाया। मैं आगरे गया था, मैंने उनको बातचीत की, वहां मैं जबरदस्ती गया उनके यहाँ, और वहां जाके मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम धम का काम कर रहे हो, आगरे के अंदर कर रहे हो, आगरे को आप राजधानी बोलते हो, दो जगह आप काम लगा रहे हो। अच्छा, तीसरे आदमी का उदाहरण देके मैंने सारे संगठनों को कहा कि भाई सारे सारे जो संगठन है, जैसा कि मेरी आदत है थोड़ी सी कठोर कड़वी, तो मैं बोलता हूं कि भैया ये सारे सारे गद्दार हैं बाबा साहब के, इन्होंने बाबा साहब का खून किया है, यही कत्ल कर रहे हैं। बाबा साहब पहले नहीं मरे, बाबा साहब अब मरते हैं, बुद्ध अब मरते हैं रोज। जब बुद्ध के संग के टुकड़े हो के चारों तरफ लोग नेतागिरी करते हैं, जो बुद्ध अपने संघ के लिए अपने देवदत्त भाई को छोड़ दिया हमेशा के लिए, और उसको कभी वापस नहीं किया क्योंकि उसने संघ तोड़ने का अपराध किया था, उनके संघ के टुकड़े टुकड़े करते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ये कह के गए कि संगठित रहो संगठित रहो, उनके ही नाम से तुम उनके ही संगठनों को, मतलब अपने संगठन बनाओ तो बात छोड़ो, उनके ही संगठनों को टुकड़े टुकड़े करते हो, उनकी राजनीतिक पार्टी को टुकड़े करते हो, उनके सामाजिक संगठन को टुकड़े करते हो, उनके वॉलंटियर वाले संगठन को टुकड़े करते हो, उनके धर्म के संगठन को टुकड़े करते हो, तो तुम गद्दार हो भाई सारे के सारे। तो ऐसा मैं बोलता हूं, तो वहां वो कहने लगे जी कि हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई तुम सब अपना ही काम कर रहे हो, तुम्हारी हकीकत सामने आ गई, तुम यही बोलते हो कि हम अपना काम करते हो, तुम समाज का काम करते नहीं। कह रहे जी आप अपना काम करो। भाई मैं हम अपना काम कर रहे हैं, हम सामाजिक काम कर रहे हैं, और सामाजिक काम हमारा अपना काम है। तुम सामाजिक काम की ठेकेदारी ले रहे हो, इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम क्यों कर जी रहे हो। तुमने कह दिया कि अपना काम कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनल काम है, तो बात खत्म हो गई। तो हमारे जी अपने संघ का जो काम है वो हमारा पूछने पाछने का है। तो उनको मैं कई बार फोन करता रहा, फिर आज उन्होंने फोन उठाया, तो मैंने कहा भाई कैसे बुद्धिस्ट हो तुम, फोन नहीं उठाते हो, मैं तुम्हारा पर्सनल काम है क्या? मैं तुमसे यही तो पूछ रहा हूँ कि अलग अलग काम क्यों कर रहे हो। अभी तुम नागपुर गए तो बहुत सारी बातें उनसे हुई, पर मेरा यहाँ कहने का जो मतलब है वो ये है कि हमारे जो लोग हैं वो सारे के सारे ये मान के चल रहे हैं कि ये उनका अपना पर्सनल काम है। और जी समन सर ये कहता है कि भाई ये अपना संघ का काम है। तो हम पूछेंगे, और 25 बार पूछेंगे तुमसे, तुमको बुरा लगे तो अच्छा लगे तो हम तो पूछ के मानेंगे। तो उस कड़ी में मैंने उनसे भी पूछा और भी लोगों से भी पूछा, और मैं पूछता रहता हूँ कि भाई अलग अलग काम क्यों करते हो, ये तुम्हारा पर्सनल काम है तो अपने घर में करो, और सामाजिक काम है तो इकट्ठा करो। ये बातें बुरी लगती हैं, कड़वी लगती हैं, पर ये बातें सच हैं, और ये बार बार बोलनी चाहिए, और अच्छी तरह से बोलनी चाहिए, जी तो शायद बात इसमें बनेगी। जी सर जी। एक्चुअल में हो ये रहा ना, जो अब जैसे भी कहा, कुंजी ताला जो है वो जनप्रतिनिधियों के पास है, फलाना है, सब कुछ है। लेकिन अब जनप्रतिनिधि को ही मालूम नहीं है कि भाई संघ है क्या, और जो है नहीं सर, जो जो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो प्रूव है कि वो खुद ताले चाबी है, उनकी चाबी कोई और घुमा रहा है। वो तो घुमाएगा ही सर, कोई और। हाँ, वो कोई जब प्रतिनिधि नहीं है, वो तो हाँ दरअसल क्या है, आज की डेट में तो ये स्वीकार्य हो गया है कि आपका प्रतिनिधि आपसे वोट लेके जाता है, और वोट लेने के बाद में वो दूसरी पार्टी बदल लेता है, तीसरी बदल लेता है, तो काय का प्रतिनिधि, हाँ कौन वो सा प्रतिनिधि रहा वो? बिल्कुल। वो तो तो है वो ही नहीं। यही है कि हम लोगों को जानकारी ना होने के कारण जो है ये ऐसा होता रहा हमारे साथ विश्वासघात। और अब इसको, इस विश्वासघात को कम करने के लिए समण संघ ने जो बीड़ा उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। बस इसमें हम थोड़ा सा जो है अपना जितनी भी भागीदारी हो इसमें, हम आम जन तक पहुंच जाएं इसको लेकर, तो हम उस दिन सफल हो जाएंगे। और ये जो बहरूपीय कह लीजिए इनको, या
जो भी दलाल है हमारे बीच के जो है, इनका जो है पर्दाफाश होगा जल्दी। क्या कहते हैं हेमराज सिमर सर, आज का जो सवाल है, मैं जो नए साथी जुड़े हैं उनको एक बार फिर बता दूं, आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा का बिंदु ये है कि हमारे जो थॉट है, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचार है, तो जो लोग अपने आप नेता बन चुके हैं या जो समाज का नेता अपने आप को घोषित कर चुके हैं, क्योंकि समाज ने तो कोई नेता बनाया नहीं आज तक, तो वो सारे के सारे लोग एक बात में हमारी सोच को बंद कर देते हैं कि सारे दुखों की, सारी मुसीबतों की जो कुंजी है वो ताला चाबी है, और उसमें बाबा साहब का नाम भी जोड़ देते हैं। पर हमारे सारे के सारे ताले चाबी पूरी संख्या में सारी विधानसभाओं में और सारी लोकसभाओं में है, और वो रहते हैं, और उनके ताले चाबी को और घुमाते हैं, अलग विषय है। पर मेन विषय ये है, क्या हम दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की राजनीति में इतने सारे समण हैं, कोई स्थान रखते हैं, कोई हमें पहचानता भी है, कोई जानता भी है, कोई हमारी बात सुनेगा भी। ये दुनिया में युद्ध होते हैं, व्यापार होते हैं, सर्विस सेक्टर में लोग आते जाते हैं, हमारे लोग मुसीबत में हो सकते हैं, कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, कुछ लोग पूरी दुनिया में अपनी अपनी बात रखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या हम अपने देश में भी अपनी बात, अपनी इन्फ्लुएंस रख सकते हैं? मतलब हमारी कोई आइडेंटिटी, कोई पहचान ऐसी है कि हम अपने देश में भी कोई बात को रख सकें, या हम पूरी जिंदगी भीख ही मांगते रहेंगे, या हमारे टुकड़े ही होते रहेंगे? इस विषय में बातचीत हो रही है। तो हेमराज सिमर सर पहले आप आइए, उसके बाद कटके सर का नंबर है, फिर पीजी कामरे सर का है, फिर गीता गुरिया बहन जी का है। हेमराज सिमर जी सर। जी सर, जी सर, जी सर। संत को नमन, जय भीम, नमो बुद्धाय। समाज जब भूल गया कि हमारी पहचान क्या है, जब भूल गया कि मेरी सभ्यता क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, मैं इस देश का कितना गौरवशाली व्यक्ति रहा हूं, जब भूल चुका है, तो अपनी अपनी सारी बातें भूल करके मानसिक और शारीरिक गुलामी को स्वीकार कर चुका समाज अब क्या जाने कि कौन क्या मेरे साथ कर रहा है, कहाँ मुझे भटका रहा है, कहाँ मुझे ले जा रहा है, और ले जाने वाले लोग सिमर सर, के मैं आपसे ये में पूछना आकर के। चाहूंगा, क्या कोई, जितने भी ये सर, संगठन है, क्या कोई ऐसा थॉट देते हैं, कभी उनकी सोच में भी ऐसा आता है कि हमारी कोई जो इन्फ्लुएंस है, जो पहचान है, वो हमारे देश में हो, और देश के अलावा जो बाहर के देश हैं उनमें भी हमारी पहचान होनी चाहिए? क्या कोई थॉट भी तो है किसी के संगठन पास इसको में? तो अपना, जी सर, संगठन इसको अपना काम समझते ही नहीं। नहीं, मैं संगठनों का तो काम की काम बात नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूं कि ये जो प्रश्न है, कम से कम वो प्रश्न भी करें इस तरह का कि भाई, जैसे इतने सारे संगठन हैं, क्या क्या कभी इन्होंने कभी ये सोचा कि भाई, आप पार्लियामेंट में जीतो या ना जीतो, पर देश की राजनीति में, देश की जमीन में, देश के संसाधनों में, देश की पॉलिसी में उनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बात यह है कि हमारी भागीदारी, क्या हम सिर्फ ताले चाबी की भागीदारी का इंतजार करते रहे? ये 131 नहीं, ताले चाबी हैं, ये तो भागीदारी करते जी सर, नहीं, यहाँ यहाँ तो कोई इन्फ्लुएंस होता नहीं। और आज की डेट में पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभाओं के अंदर 50% से ज्यादा समण है, पर पहचान कहाँ है? हम तो दूसरों की चाबी के द्वारा घूम रहे हैं, और अपने ही लोगों के टुकड़े अपने हाथ से करके और उसमें तालियां बजा रहे हैं। नहीं, संगठन सोचे भी इस बात को, लेकिन उनके पास जब मार्ग ही नहीं है, सही मार्ग तो चाहिए। सही मार्ग तो अपनी पहचान से बनता है, कई इकट्ठा होने से बनता है, और अपने जो है गर्व गर्व करने से बनता है। जब सभ्यता पर गर्व होता है जिनको, तो संगठनों का ये काम है ही नहीं और करते ही नहीं, उनकी सोच है ही नहीं। वो सोचते भी होंगे तो वो मार्ग तो चाहिए, उनके लिए एक रास्ता तो चाहिए, और इकट्ठा होने का वो संघ का रास्ता ही जब सबसे बेहतर दुनिया में साबित हो चुका है, और पहले भी साबित था कि हमारी जो भी वजूद था, जो हमारी जो पहचान, जो हमारी कामयाबी थी, उसके कारण थी। भगवान बुद्ध ने भी कहा, महासमणों ने कहा कि भाई ऑर्गेनाइज होना, इकट्ठा होना, तभी तुम जो बच पाओगे। तो इस संगठन इस बात को करते नहीं, होती नहीं। जब इसको अपनाएंगे नहीं तो कर भी कुछ नहीं सकते। यही तो बात फंसी है, ये पेच फंसा है कि वो आ जाएं संघ में, संघ में बना लें, संघ में आ जाएं तो ये सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ इसके। जी कटके सर, जी सर, संग नमामि। तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो शरीर डावाडोल है,
से मैं अच्छा इधर उधर भटकता है। नहीं, आप एक अपनी बात खूब एक लंबी रखिए पर आराम से रखिए, ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। वो हेमराज सिमर सर, वो बहन जी की कैसे तबीयत हो बता हाँ, दें। मैं वही पूछने वाला था सिमर सर जी से। सर, जी सर, संघ को नमन, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। वो जी हॉस्पिटल में ही है। आज मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि हमारे रिश्तेदार आ गए हैं वहां पे, और उनका फाइनल ऑपरेशन नहीं हुआ है अभी, उनको सर्जरी होनी है। और घाव ज्यादा है, और ब्रेक साथ में फ्रैक्चर भी है, स्क्रू पड़ चुके हैं। तो अभी समय तो बहुत लगेगा हॉस्पिटल में ही। तो कल परसों तक मुझे ड्यूटी भी निकलना है, पर हमारे वो बच्चे हैं, एक डॉक्टर है और दूसरा बेटी जो है नर्सिंग ऑफिसर है, तो दोनों आ जाएंगे कल तक। नहीं, परसों तक आएंगे, 21 तारीख को। तो फिर मैं अपन ड्यूटी पे निकल जाऊंगा। तो अभी ये हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो साथ में अंकल साहब भी हैं, उनका भी हालत खराब है, दोनों की ही। सर जी सर। ऑपरेशन कब है सिमर सर? सर अभी ऑपरेशन के लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि वो घाव ज़्यादा है। यदि जी ऑपरेशन कर दिया गया, यदि उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, ऑपरेशन हो गया, तो फिर वो बाद में जो उसमें पस वगैरह पड़ने का खतरा होता है, तो उसको जी जो पहले हील करने की कोशिश की जा रही है। जी सर। जी सर जी, संगम। चलो, संगन मामी, अंको नम। ठीक होने के लिए मंगल कामना सर। जी सर, जी मैं सर। ये बताना चाहता था, चर्चा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सुधीर राज सर ने ये विषय छेड़ा कि हम लोग पिछले 70-75 साल से मांगने देने वालों में से मांगने वाले तक कैसे आ गए। मेहनती बेकार की। तो इसका इतिहास ऐसा, दुनिया के लेवल पे हमारी पहचान ही क्यों नहीं है अभी तक। तो इसके पीछे दो बैक हिस्ट्री में जाऊंगा, मैं बाबा साहब के बारे में बताऊंगा। 27 जनवरी 1919 को बाबा यार मैं साहब ने। छील भी दूंगा, काट ही दूंगा, क्यों परेशान हो रही है? सर कौन बीच में बोल रहा है? तो मैंने छीले ना है, पहले छीले ना है। जी सर। रामफल सर का माइक बंद कीजिए प्लीज। नहीं, होस्ट जो को होस्ट है वो भी ध्यान ये बीच दें। में कौन बोल रहे हैं जो बीच में डिस्टर्ब हो रहा है? सर बोलिए बोलिए। जी सर, 27 जनवरी 1919 में बाबा साहब ने साउथ बरो कमीशन को पहली बार मेमोरेंडम दिया था। वो केवल अछूतों के लिए नहीं था, वो सारे भारत के लोगों के लिए था। तब ये जो कांग्रेस और जो उच्च वर्णीय लोग थे ना, सो कॉल्ड सवर्ण लोग, इनका कहना था कि वोट का राइट सिर्फ जो टैक्स पेयर है और जमींदार है उनको ही होना चाहिए। तो बाबा साहब ने मांगा नहीं, ये बताया कि सभी लोगों का हक है। बाबा साहब का सारा जीवन अगर आप पढ़ोगे तो मांगते नहीं थे, वो परिस्थिति निर्माण करते थे, और अंग्रेजों को चाहे या फिर कांग्रेस को सत्ता में आने के बाद सबको मजबूर करते थे कि इनका अधिकार इनको देना ही चाहिए। और वो अकेले के लिए नहीं मांगते थे, किसके लिए। 27 जनवरी 1919 में जब साउथ बोरो कमीशन को दिया, तो साउथ बोरो कमीशन ने वो बाबा साहब का पूरा मेमोरेंडम था 200 पेज का, वो पूरा मेमोरेंडम ही उनका फाइनल रिपोर्ट बनाया। फिर 1920 में वेबर कमीशन आया था, ये फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में था। फिर बाद में रॉयल कमीशन आया था 1925 में। उसके बाद साइमन कमीशन आया था 1927 में। और फिर 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। ये सारा इतिहास अगर देखते तो बाबा साहब मांगने वाले नहीं थे, वो सजेस्ट करते थे। और दूसरी राउंड टेबल में तो ऐसा हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, कि रैमसे मैकडोनाल्ड हमारी मांगे तो छोड़ दो, अंग्रेजों के प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर यू स्पीक ऑन अवर टॉपिक नाउ। तो लेवल जो है सर, ये लेवल बाबा साहब की तो इंटेलेक्चुअल थी। उसके बाद उन्होंने 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पूरा उस कमेटी में अकेले ही बाबा साहब थे। वो एक्ट भी उनकी तरफ से बना। और बाद में संवैधानिक इतिहास तो हम सभी को पता है कि वो उनका संविधान सभा में जाना, और बाद में सारा का सारा संविधान का पूरा फिलोसॉफी और उसकी थीम ही बाबा साहब ने तैयार की। हमारी गलती क्या हो गई, 1950 के बाद उन्होंने देखा कि इनके पास, खासकर 1956 के बाद, बाबा साहब के चले जाने के बाद, कि इनका कोई एक लीडर नहीं है। हम देखते हैं कि आरपीआई जैसे बाबा साहब गया 1957 के बाद टूटना शुरू हो गया। जब तक मान्यवर साहब नहीं आ रहे थे तो सारे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। बात ऐसी हुई, उन्होंने, उनको पता था कि इनमें एक काम करो, ये एकल स्टार पैदा करो। तो आरपीआई में भी ऐसे 10-12 गुट हो गए थे उस वक्त। तो एकल एकल स्टार लड़ाई लड़ रहा था। एकल स्टार का जो बाबा साहब ने भी कहा है, बुद्ध ने भी कहा है,
कि एक अकेला आदमी कोई समाज को दुरुस्त नहीं कर सकता, वो उसका समूह चाहिए सोचने वाले लोगों का। हम लोग ये भूल गए एक तत्व। दूसरा तत्व, उन्होंने हमारे खिलाफ दो बातें की। उन्होंने एक बात की सर, हर बस्ती में हमारे एक शराब की दुकान खोल दी और एक मंदिर बनवाया। खासकर दो जो भगवान है ना, एक वो एलिफेंट गॉड है, वो हाथी की मुंह वाला भगवान है एक, और दूसरा बंदर वाला भगवान है। ये दोनों के मंदिर हर गांव में आपको दिखाई देंगे। तो जैसा कि बुद्ध ने कहा कि शराब सारी चीजों की बुराई की जड़ है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि पहले जो सूरा मेर है इसके ऊपर कंट्रोल करो। जब भी कोई उपासक बुद्ध के पास जाता था तो पहले बुद्ध उसको वो पंचशीली देते थे। वो कोई भिक्खु, कोई उपासक अगर ज्ञानी भी रहता तो वो पूछता कि आप तो भिक्खुओं के साथ अभिधम्म के ऊपर चर्चा करते हो और हमको पंचशीली बताते हो। तो बुद्ध ने कहा कि जब आप शराब पीना छोड़ दोगे और आपको देखकर और लोग भी शराब पीना छोड़ दोगे, क्योंकि शराब सारी बुराइयों की जननी है। अब इन्होंने क्या किया, अभी सर 2011 में मैं बाबा साहब आम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल, हमने एक सर्वे कराया सर। वो डॉक्टर सुखदेव थोरात यूजीसी के चेयरमैन करके रिटायर हुए थे। तो हमने ये पॉपुलेशन का सर्वे कराया बस्तियों का, खासकर SC ST और OBC का। तो 1950 से लेके 2011 तक हमारे हर बस्तियों में 2 या 3 शराब की दुकानें नई तरीके से खोली गई और वहां पर मंदिर भी खोले गए। ये दोनों प्रकार की नशाएं हैं, और मंदिर के नशा तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि वो आपको बिल्कुल नशे में साल भर घुमा के रखते हैं। इस तरीके से ये एक नुकसान हमारा ये होगा। इसीलिए हम लोग देने वाले बनने के बजाय हम मांगने वाले बन गए। दूसरी बात हमारी एक गलत हो गई सर, कि हम लोग एकल लीडरशिप में बिलीव करते हैं। जैसा कि अभी देखो, एक हमारी जो पार्टी थी नेशनल लेवल की 3rd लार्जेस्ट पार्टी थी, अब वो पार्टी अब कहीं की नहीं रही। तो दूसरे पार्टी को क्रिएट किया जा रहा है, एक एकल ही लीडर क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ लोगों का लीडरशिप हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि 5-10 साल में उसको यूज करेंगे, फिर 5-10 साल के बाद उसको भी निपटा देंगे। ये वाली जो हमारी सोच है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम किस तरीके से तोड़े जा रहे हैं। संख्या में भले ही हमको पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमको 100% है, 131 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर वक्त जाते हैं, और विधानसभाओं में, विधान परिषदों में भी हमारा रिप्रेजेंटेशन पूरा का पूरा है। पर वो आपको नौकरी में नहीं देंगे, आपको शिक्षा में नहीं देंगे। आपकी स्कूल बंद करेंगे लेकिन शराब की दुकान शुरू कर देंगे, आपकी स्कूल बंद कर देंगे और वहां पर मंदिर शुरू कर देंगे। तो ये हम समझ ही नहीं पा रहे कि इसका हमको क्यों बेनिफिट नहीं हो रहा, मांगने वाले क्यों हो गए। दूसरी बात कि जितने भी हमारे आज की पार्टियां हैं वो सिर्फ अर्जा लेकर जाते हैं और मांगते हैं। जैसा कि बाबा साहब के बारे में बताऊं, साउथ बोरो कमीशन के बाद जितने भी 10-12 कमीशन आए, क्रिप्स कमीशन तक 1942 के, सभी में बाबा साहब ने खुद का रिप्रेजेंटेशन दिया है, 100 पेज का, 200 पेज का। और अंग्रेजों ने तो माना ही माना, बाद में तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी ही सारी चली। तो देने वाला इंसान एक ही था। उस इंसान ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद आप, क्योंकि मैं तो समाज का हित करता हूं, मैंने 4-5 बच्चे खो दिए, पत्नी खो दी, सारा कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, आप में तो कोई नजर नहीं आता। 1956 में जब RPI की बैठक हुई थी, बाबा साहब ने धम्म दीक्षा के लिए दिल्ली में बुलाया था। ये वामन राव गोडबोले जी की किताब की मैं बात बता रहा हूँ सर। उसमें बाबा साहब को, ये जो RPI वाले सारे लीडर थे, उन्होंने कहा कि बाबा साहब 1957 के इलेक्शन के बाद धम्म दीक्षा लेना, क्योंकि हमको पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उससे इलेक्शन लड़ना है। तो बाबा साहब बोले थे कि मेरा पॉलिटिकल उद्देश्य वो नहीं है, तुम इकट्ठा ही नहीं हो, तो उससे पहले मुझे बुद्ध के शरण में जाना है। बाद में हुआ वही कि 1957 में 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए थे RPI के, उसके बाद वो टूट गए और 1961-62 तक उसके 3-4 धड़े हो गई और वो एक एकल लीडर हो गए और एक एक लीडर को एक एक उन्होंने पद दे दिया गया। तो ये बात ऐसी है कि हम अभी तक नहीं जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड लेवल के तो जाने दो, लेकिन नेशनल लेवल तक भी हमारी आइडेंटिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम तो एक बार बार गलती कर रहे हैं कि एकल लीडर पैदा करते हैं हम लोग। ये बहुत गलत है। हो सकता है कि एक आधा मान्यवर साहब जैसा कोई लीडर आएगा करेगा, लेकिन एकल लीडर हमारा नुकसान करने वाला है, अभी तक किया, इसके बाद भी करेगा। और वर्ल्ड लेवल पे हमको इसीलिए नहीं पहचाना जाता
कि इंटेलेक्चुअली हम इंटेलेक्चुअल लोग भी इकट्ठा नहीं आते, इसलिए प्रॉब्लम है। कटके सर मैं बीच में रोकूंगा और एक सवाल करूंगा आपसे। जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले जानने वाले लोग हैं, ये क्या इस बात को जानते नहीं है कि अगर हम एक लीडर पैदा करेंगे और उसको खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, उस पर बलात्कार को आरोप लगेगा, या उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, या पैलेस किया जाएगा, या उसकी हत्या की जाएगी, या उस पर सीबीआई छोड़ दी जाएगी, या उसका कोई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, या उसकी शादी किसी भवन से करा दी जाएगी, या उसको कोई पैसे वैसे दे के बैठा दिया जाएगा, या उसको पैदा किया जाएगा। मतलब अभी तक क्या हम बाबा साहब के इतने वॉल्यूम पढ़ने के बाद में अभी हम 0/0 ही हैं, सन्नाटा ही चारों तरफ क्या अभी? सर इसका आंसर जो है आपके सवाल में है। आपने इससे पहले कहा था कि ये लीडर क्रिएटेड है, ये हमारे मतलब समाज के लीडर नहीं है, ये खुद लीडर हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दो। और कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन में, जैसे एक पार्टी खत्म हो गई तो रिएक्शन में किसी लोगों ने इस एक पार्टी को और ऊपर उठाया, और जो सत्ता में लोग हैं वो उसी को ही समर्थन देते हैं। अब होता है उसको कि यार लोग तो मुझे पहचान रहे हैं, मुझे नेशनल लेवल का लीडर बनाए बनाए बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपने आप में लीडर मेरे जेब में है, लीडरशिप मेरे जेब में है, तो मैं उसका फायदा बना लूं। समझ में तो आता है, लेकिन अहंकार मेरा मैं आपको एक इच्छा आ जाती है। आपको एक घटनाक्रम बताता हूं, आप उसको देखें, बाकी लोग भी दें। 2024 से पहले जो इलेक्शन हुआ, उसमें मई के महीने में जनरल इलेक्शन, उससे पहले बहुत सारे नेता टाइप के लोग, जिनको क्या कहूं मैं क्या नहीं कहूं, वो सारे के सारे, सबके मुंह से एक बात रहती थी, अरे ये 2024 का इलेक्शन ना, ये अगर हम इकट्ठे नहीं हुए ऐसा हो जाएगा, अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो वैसा हो जाएगा। और ये जो दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली का बता सकता हूँ, बाकी जगह भी ऐसे ही हुआ, दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर पे, रामलीला मैदान के अंदर जो वीडियो वाले और यूट्यूब वाले जो नेता थे, जो लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण दिया करते थे, वो सारे के सारे ही सभी को फटकारते थे, 24 में ऐसा हो जाएगा, इकट्ठे नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। पर कमाल की बात है कि वो भी इकट्ठे नहीं हुए, और 24 से पहले भी नहीं इकट्ठे हुए। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्हीं के सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, उन्हीं की सारी खबरें हैं कि वो पार्टियों में अपने अपने जो बायोडाटा होते हैं लेके उनकी तरफ जाने लगे, ताकि उनको कोई टिकट मिल जाए। कुछ को मिले, कुछ को नहीं मिले, कुछ को मिलके हट भी गए। तो मेरा यहाँ जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि भाई, ये तो बात समझी जा सकती है कि इलेक्शन के टाइम में दो रात पहले या एक रात पहले इलेक्शन को पलटा जाता है और मजबूर किया जाता है प्रचार के माध्यम से, सारे माध्यम से, ताकि लोग अपने वोट को उस इन्फ्लुएंस में आके कहीं डाल दें दूसरे लोगों को। और ऐसा होता है, या तो ए को डालेंगे या बी को डालेंगे, बस ए और बी में चलता रहता है। ये तो हमारे महापुरुष भी बता के गए हैं कि ये खेल चल रहा है। पर ये जो 5 साल क्या करते रहते हैं, 5 साल, क्या हम लोग इस बात को नहीं जानते, क्या हम इस बात को नहीं समझते कि ये जो नेता टाइप के हमारे जो लोग हैं, इनको क्या इलाज किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उसमें क्यों फेल हो रहे हैं सर हम? सर इसमें एक और मुद्दा मैं आपके इसमें जोड़ना चाहता हूँ, ईवीएम का। ईवीएम में इनके एक एक दो दो घंटे के भाषण है। एक तो हमारा वामसेप का विंग ऐसा है जिसका पिटीशन अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो ईवीएम तोड़ने की भाषा तक की थी उसने, लेकिन जैसे इलेक्शन आया तो पहला पर्चा उन्हीं का ही भरा गया इलेक्शन के इसमें। तो जो बात हम 4 साल तक बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, उसी को ही हम उसका पालन नहीं करते। ये गलती हम बार बार कर रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि लोगों के, इनको समझ में तो आता है सारा सब, लेकिन होता ये है सर कि ये चाहते हैं कि सारे लोग इकट्ठा जाए मेरी ही अध्यक्षता में। जैसा कि अभी आजाद सर ने कहा था, ये पर्सनल आइडेंटिटी बनाने की जो बात होती है ये उभर कर आ जाती है बीच में। लेकिन समन संघ जो है उसके हटके कैसे काम कर रहा है, समन संघ ने बराबर एक ही चिन्ह, एक मुद्दे को चिन्हित कर लिया है कि यहाँ पे कोई लीडर नहीं होगा एक अकेला। ये एकमात्र ही गुण हमारा सारे भारतवर्ष को, सारे समूहों को इकट्ठा ला सकता है, क्योंकि ये एक तो एकल स्टार नहीं बनेंगे, एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं जाएगी, एक व्यक्ति में हाथ में जाने से पूरा मैनेज नहीं हो सकेगा वो, और वो समाज से उभरा हुआ कोई भी जो लीडर होगा वो समन संघ से उभर कर या ट्रेन हो चुका हुआ लीडर आएगा।
ये पॉलिटिकल सिस्टम में, और सोशल में और कल्चरल में भी ऐसा ही होगा। जो कि बाबा साहब चाहते थे, मान्यवर साहब चाहते थे, वैसी बात भविष्य में बनेगी। पर हमको इसके ऊपर काम करना है। ये होप छोड़ दो सर कि ये जो पुराने लोग हैं या अभी के लीडर है या सोशल पॉलिटिकल संगठनों के लेवल पे, इनमें कोई होप होगी या इनसे कोई हमको कोई नेता मिलेगा, कोई हमारा दुरुस्त होगा जीवन, बिल्कुल नहीं होने वाला। जिस काम पे हम लोग 10 गोल्डन रूल के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर समन अगर काम करेंगे तो ही हमारा भविष्य है। वरना इनके ऊपर तो मैं तो कहता हूँ चर्चा करना भी छोड़ दूं, ऐसी नौबत आने वाली है सर हमारी। जी सर, संगन। अगला हैंड रेज है पीजी का काम मिश्रा का। आए सर, स्पोक नंबर 119। संगम नमामि सर। को अगर वीडियो खोल सकते तो खोलिए, चर्चा करने में अच्छा लगता है, लोग देखते हैं, बात करते हैं। बोलिए सर। हाँ सर, संगम नमामि, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, कामड़े। जी कामड़े सर, बताएं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ऐसा लगता है मुझे, और ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम और हमारा समाज कौन से लेवल पे है ये पहचानना भी जरूरी है। बात ऐसी है कि जो बाबा साहब के बाद जो लीडर निर्माण हो गए ये देश में, तो वो उनका जो ये रहा है, तजुर्बा रहा है, वो खुद के लिए काम करते रहे। वो सोसाइटी का नाम लिया उन्होंने, मगर सोसाइटी के लिए कुछ काम नहीं करते थे। वो खुद का ग्रेटनेस बढ़ाने के लिए काम करते थे। और हालांकि रिसोर्सेज जो है तो वो समाज से कलेक्ट करते थे, अभी भी कर रहे हैं वो, ये बात तो सही है। और दूसरी बात ऐसी है कि अब समन संघ का काम ये बहुत ही लाजवाब काम है। ये जब तक ये जो सोच है समन संघ की कि भाई अगर इकट्ठा अगर आप नहीं होते तो कौन सी भी चीज तुम अचीव नहीं कर सकते, ये तो है डेमोक्रेसी में। अच्छा तो बिल्कुल कामड़े सर, हो सर, मुझे एक बात बताइए कि जिस डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सारे बच्चे, अपना सब कुछ, अपना जीवन इस बात के लिए दे दिया कि संगठित होने चाहिए, हाँ, और शिक्षित होने चाहिए, और संघर्ष करना चाहिए, हाँ, तो उन डॉक्टर की बात को उनके ही बनाए हुए जो संगठन है सब प्रकार के, क्योंकि उन्होंने तो बड़ा एक तरह से संघ का स्ट्रक्चर देके हमारे हाथ में संघ जो सिस्टम बना के वो गए, पर उनके बाद के लोगों ने जिन्होंने ये दावा किया कि वो डॉक्टर अम्बेडकर को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने ही उनके संगठन के टुकड़े किए। और संगठन के टुकड़े करने के लिए मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी ये बात कहेगा कि ये बात अच्छी हुई, सभी कहेंगे ये बात खराब हुई। पर फिर भी वो लोग सारे के सारे उनको मान्यता देते हैं, उनके टुकड़ों को मान्यता देते हैं, और एक भी आदमी उन लोगों को, तोड़ने वालों को गद्दार नहीं कहता, नमक हराम नहीं कहता, उनको जो कमीना कहना चाहिए उनको नहीं कहता, डॉक्टर अंबेडकर की से गद्दारी की है इस बात को नहीं कहता। ये क्या कारण है? ये जो सेंस है कि सही कौन और झूठ कौन है, कैसा चल रहा है, ये गुमराह कैसे कर रही है लीडर हमारे जो है, हम सोसाइटी को कैसा गुमराह कर रहे हैं, ये जो सेंस है वो नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं, उनको तो समझ में आता है, उनको पैसा मिल रहा है, पद मिल रहा है, पोस्ट मिल रहा है, एमएलए बने, मंत्री बने, एग्री कर रहे हैं। पर जो गुमराह हो रहे हैं, क्या वो अम्बेडकरवादी नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो गुमराह हो रहे हैं उनके खून के पानी हो गए। जो गुलेबल मास है, वो मास क्या चाहता है, कोई ना कोई हमारा वाली हो इस दुनिया में, इस देश में हमारा कोई ना कोई वाली हो। मतलब वो गुलाम बनना चाहते, कोई ना कोई व्यक्ति आए उनके ऊपर शासन करे, वो ये चाहते हैं। हाँ, नहीं, पर ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं सिखाया। एक सपोर्ट की सपोर्ट चाहता है वो समाज जो है। आप ये कहते हो कि वो कोई ना कोई अपना वली चाहते हैं, कोई ना कोई अपना वारिस चाहते हैं, पर ये तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं सिखाया सर। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ गद्दारी है, ये तो बुद्ध के साथ गद्दारी है, ये तो महापुरुषों के साथ गद्दारी है। ये निश्चित रूप से तो गद्दारी तो है ही है, मगर एक चैलेंज मेरे सामने अभी जो ये अपनी संस्कृति बहुत महान है, ये भी मैं सुन रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ भी मैं।
ये समन संघ की संस्कृति है, सभ्यता है, बहुत महान है, ये इसमें कोई दोहरा नहीं है। मगर आज के इसमें करंट सिचुएशन में जो ओबीसी क्लास है हमारे समन में से एक, जो कहा जाता है कि ओबीसी आज की लैंग्वेज में, तो नहीं, आप अभी एक बात मुझे उसको बताइए, प्रवेश क्या करना। बोलते हैं, कामले सर, हाँ 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 हम हाँ अपने समन लोगों में ओबीसी का जिक्र करके उनको आगे बढ़ा बढ़ा के हमने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को एक तरह से खत्म किया है। कारण क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले जितने समण हैं, बुद्ध के मानने वाले जितने समण हैं, उन्होंने अपने ओबीसी वाले जो समण हैं उनको खूब सिखाया पढ़ाया और वो उन्हीं के विरुद्ध खड़े हो गए। और आज अगर नुकसान पहुंचा है, देखो उत्तर प्रदेश की हालत में बता सकता हूं आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ओबीसी वाले समण हैं और ये जो डॉक्टर अंबेडकर वाले जो समण हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। हाँ, वो तो है ना, जिनको कुछ समझा है अम्बेडकरिज्म या बुद्धिज्म जो भी। बात में ये कह रहा था कि जो लोग समझ गए, जो डॉक्टर अंबेडकर को समझ गए, उनकी तो छोड़ो, जो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते, जो बुद्ध को समझ गए, डॉक्टर अंबेडकर समझ गए, साहब काशीराम जी को समझ गए, पेरियार साहब को समझ गए और उनका नाम ले लेके मंचों पे भाषण देते हैं, वो क्यों नहीं इकट्ठे होते, ये सवाल है सर। हाँ बराबर है। नहीं मगर कैसा है कि समाज जो नेता बिखरा है तो समाज भी उनके पीछे बिखरा हुआ है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर गद्दार को गद्दार कहते हैं तो उसमें कोई कुछ नुकसान है क्या? नुकसान अजी बात नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है उसमें। गद्दार तो कहना ही चाहिए उनको। गद्दार को गद्दार अगर हम सब लोग बोलते हैं कि बाबा साहब से गद्दारी की है, ये बाबा साहब के गद्दार हैं, इन्होंने बाबा साहब की बात को ना मान के अलग अलग संगठन बनाए हैं और ये अलग अलग काम कर रहे हैं, इन्होंने बाबा साहब के संगठनों को तोड़ा है, चाहे वो उनके परिवार के लोग हैं, चाहे वो नेता है, चाहे वो कुछ भी एमएलए है, चाहे एमपी है, चाहे मिनिस्टर है, तो क्या बात नहीं बन सकती हमारी? नहीं, बाबा साहब का जो संदेश है ना कि भाई एजुकेट हो और ऑर्गेनाइज हो, ये जो संदेश है बाबा साहब का, मगर उसको फॉलो नहीं हो रहा आजकल। ये तो सही है क्योंकि खुद के लिए काम कर रहे हो। आप मुझे बताओ पीजी कामले सर, जितने भी लोग आए, जितने भी नेता बन गए, वो पीजी कामले सर, आप मुझे एक बात बताइए। मैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेता, ना मैं उनका भाषण करता, ठीक है, मैं बिल्कुल शांत रहता हूं, तो मेरे पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लूं, मैं भाषण करूं, मैं फोटो खिंचवाऊं, मैं माला पहनूं और मैं उनकी बात ना मानूं, इसे क्या कहोगे आप? ये तो गद्दारी है ना, गद्दारी करना गद्दारी है ये। बस गद्दार को गद्दार कहना पड़ेगा। अगर हमने गद्दार को गद्दार नहीं कहा और ये सिद्ध नहीं किया कि ये गद्दार हैं, तो इनको कभी एहसास नहीं होगा कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का क्या कर दिया। क्योंकि बाबा साहब के दिए हुए संदेश का अगर कोई नहीं कर रहा तो कुछ फायदा नहीं है ना, उसका नाम लेके अगर कोई अपनी राजनीति बना। सर मैं आपको थोड़ी देर बाद लूंगा, अभी हैंडरेज बहुत हो गए। बहुत सर, आगे ले ले। गीता गोरिया बहन जी। हाँ जी सर, सभी को संगम सर। सर जो आज का भी जो आपने टॉपिक दिया है कि ताला चाबी, तो जब से हमने थोड़ा सा ये बाबा साहब के मिशन मूवमेंट में आए तब से एक ही बात सुन रहे हैं कि राजनीतिक सभी तालों की चाबी है, सभी दुखों का जो निवारण एक पॉलिटिक्स में ही है, वो हमें यही बताते रहे और हमने भी यही मान लिया। और उसके बाद जैसे हम और ज्यादा समझ बड़ी हुई, एज जैसे जैसे बढ़ी, तो पता चला कि ये ताला चाबी वाला जो गेम है ये थोड़ा गड़बड़ सौदा है। वो कैसे गड़बड़ सौदा है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं वो ऐसे बंदों को टिकट देते हैं कि या तो वो बिल्कुल बाबा साहब के नाम को सिर्फ वो मानते हैं, जानते नहीं है सिर्फ, मतलब तो इतना सा है कि उनको नाम पता है जयंती जयंती का ये सब। वो ऐसे यहाँ से भी मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे ऐसे मतलब पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी जो कि उसको नीचे कहे वो तो नीचे बैठ जाएगी जो भी है, और कहे तो कुर्सी पे तो ठीक है, मतलब उसको अपना खुद का सेल्फ जिसे हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट, वो भी नहीं है। तो ऐसे बंदों को ये टिकट देते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि मेरे को तो पार्टी ने नेता बनाया, ना कि मेरे लोगों ने, क्योंकि उनको यही नहीं पता।
और अभी जो अभी गटके सर बोल रहे थे साइमन कमीशन या साउथ ब्यूरो, तो इनका तो उनको पता ही नहीं है। जैसे हमने भी बाद में पढ़ा, हमें तो सिर्फ एक ही सिलेबस में भी यही पढ़ाया जाता है बच्चों को भी कि साइमन कमीशन, गो बैक के नारे लगे, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार दिया गया। मतलब जो हमारी हिस्ट्री है वो भी गलत पढ़ाई गई है। तो इससे क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता। और जो 131 एमपी है उसमें अगर एक दो हम जैसा एमपी मान ले होगा भी तो उसकी चलती नहीं है, क्योंकि जब भी कभी भी संशोधन होता है संविधान में तो वो जो 131 एमपी बैठे हैं वो कहते हैं कि हम तो इस पार्टी के हैं, और वो पार्टी ने तो उनको वो बोल रखा है कि दही जमा के बैठे रहना है, मुंह में बोलना नहीं है। यानी कि जब संविधान की समीक्षा हुई थी तो ये जो हमारा पहले का जो राष्ट्रपति, हमारा तो नहीं देश का राष्ट्रपति, उसके वो उसमें था तो गीता गोरिया बहन जी। हाँ जी सर। नहीं, ये बात तो देखो यहाँ सबको पता हो गई कि ये मुंह मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, और वो पार्टियों के लोग हैं। वो दरअसल कैंडिडेट, क्योंकि जब आपकी कोई पहचान ही नहीं है, जब आपका कोई संगी नहीं है, तो आपका कैंडिडेट भी कहाँ से होगा। जब आप कहीं कोई आपका सब लोग बिखरे पड़े, अलग अलग टुकड़े में टूटे पड़े, तो कैंडिडेट तो उन्हीं का होता है जो इकट्ठे होते हैं। वो लोग इकट्ठे हैं तो इसलिए वो आपको कैंडिडेट बना के रखते हैं। ये बात तो वहाँ हाँ जी सर। सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तो मैं ये सर एक चीज पूछना और चाहता आती है ना कि सर हम तो 22% है, 22 मेंबर है, हमारी 23 पार्टी है, दिक्कत यहाँ भी है। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कुछ दिनों पहले, लगभग 1.5 साल पहले, आपके कोई गुड़गांव के अंदर कुछ, गुड़गांव उसके परिषद के कोई चुनाव होते होंगे, और हम्म। गुड़गांव के परिषद के कुछ चुनाव उनाव हुए होंगे, कुछ काउंसलर वगैरह के या मेंबर वगैरह के, तो चेयरमैन वगैरह के। तो उस समय आपने ये कहा था जी कि लोग हमसे ये कहते हैं कि हम वोट कहाँ डालें, और लोग हमसे ये पूछते हैं कि भाई समन संघ में क्या फायदा अगर समन संघ राजनीति में सहयोग नहीं कर सकता या राजनीति में कैंडिडेट नहीं कर सकता। ये बात आपने कही थी, और आज हाँ आपने जी ये सर। बात कही है कि जी अब हमें समझ में आ गया कि राजनीति से कुछ नहीं होने वाला है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि चलो कम से कम, क्या बोलते हैं, अब आप लोगों को ये अच्छी तरह समझा दोगी कि चाहे 131 हो चाहे 231 हो, कुछ नहीं होने वाला जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। हाँ जी सर, बस यही कहना था सर। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक कुमार सर, आइए सर। थैंक यू सर। थैंक समन दीपक जय सर। भीम। जय भीम, संगम नमामि। मैं दीपक कुमार समन, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। बोलिए सर। आज का विषय है जो अभी हम 75 72 73 जो 75 साल से जब से देश आजाद हुआ है, जो आपकी समण आवाज है, हमारे जो बोलिए। भोले वाले समण है, वो यही सुनते आ रहे हैं आ राजनीति। रही है, बोलिए। आवाज आ रही है सर? आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि राजनीति सभी तालों की चाबी है, और आज तक भी हम उसी बात के समझ नहीं पाए ताला किसका है, चाबी किसकी है। और जो वहां पर 131 हमारे ताले हैं या चाबी है, उनके बारे में भी आज तक हम समझ नहीं पाए। तो हमारे जो बाबा साहेब ने संविधान लिखा, संविधान में जो हमें यह अधिकार दिया गया, और आरक्षित सीटों पर जो हमारे 131 एमपी जो विधानसभा में, लोकसभा में बैठे हुए हैं, वो हमने अपने ताले बनाकर भेजे थे, परंतु चाबी भी चले गई, ताले भी चले गए। कारण क्या है? कारण एक ही है, क्योंकि हम सामाजिक तौर पर, गैर राजनीतिक तौर पर आज तक इकट्ठा नहीं हो पाए, जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमारा लाभ उठाया। और हमारे एक, जैसे कि एक शिकारी होता है, एक एग्जांपल दूंगा। एक एक जो शिकारी होता है, वो एक तीतर अपने पास रखता है, वो उसका पालतू होता है, और जंगल में जाकर उस तीतर को छोड़ता है, और वो अपनी आवाज में आवाज लगाता है, अपनी आवाज में बोलता है, तो जो जंगल के तीतर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो शिकारी उनका शिकार कर लेता है। ऐसे ही ये जो हमारे एमपी एमएलए जो भी हमारे बैठे हुए हैं, ये पार्टियों के उनके पालतू तीतर हैं या पालतू कुत्ते कहिए। तो इसलिए हम सामाजिक दृष्टि से एक नहीं है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और ये जो जिन लोगों के मैं इसका भुगतभोगी हूँ, दीपक सर, यहाँ पर हरियाणा के अंदर अभी राजनीतिक जो दीपक सर, हाँ जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो आपको समन संघ के बारे में एक चीज का अच्छी तरह पता है, और ये पता चल गया कि ये जो ताले चाबी है, इन्होंने तो क्या बोलते हैं, दूसरों के ताले हमारे ऊपर लगा दिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि
अभी जो हालात चल रहे हैं और जो अभी सारा कुछ सिस्टम उसमें चल रहा है, अभी ये बात क्लियर होने के बाद में हम फेल क्यों हो रहे हैं? अब जानकारी है, समन संघ भी जानकारी खूब दे रहा है और बाबा साहब की वॉल्यूम भी दे रहे हैं और साहब काशीराम भी जगह के गए, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? हम फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अभी मेरी बात पूरी होने वाली थी कि हम गैर राजनीतिक रूप से इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमें जो समण संघ जो कार्य कर रहा है, समण लोगों को इकट्ठा करना गैर राजनीतिक रूप से, जब हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं स्वयं आपके कदमों में होगी, समण संघ जो आप लोगों के कदमों में होगी, क्योंकि समण संघ से जो हमारे साथी तैयार होंगे, जो हमारे समाज के बारे में उनको ज्ञान होगा, वो आगे जाएंगे और वो समणों का फायदा करेगा। यही अच्छा, है क्योंकि तो अभी आप तो बड़े बोल्ड हो, तो ये बात तो तय है कि ये सब बाबा साहब के गद्दार हैं। बाबा साहब के हम सभी गद्दार हैं, हम भी गद्दार हैं आज की डेट में। नहीं, आप कैसे सभी गद्दार हैं। आपने क्या गद्दारी करी, जरा बताओ। हमने भी अपनी नैतिकता के आधार पर हमने आज तक अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, आज तक हम भी गद्दारी कर रहे थे। तो क्यों नहीं? तो ये आपको पता नहीं थी कि आप ये जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहे, या क्या बोलते हैं, आपने जान के ऐसा किया? नहीं, हम का मतलब ये नहीं है कि हम सभी आ गए उसमें। नहीं, आप हम तो सबका तो मतलब, देखो आप मेरे को मत काउंट करो, मैं आपको इस पर नहीं सर, इसमें जब हमारा पूरा पूरा ही समण समाज सोया हुआ था, ना तो ना हम ना, सभी हमने के बारे में सर बोले। आप ऐसा ऐसा ना बोलो, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया, जो गद्दारों गद्दार बोल रहे हैं। और हम तो शुरू से, देखो, हम तो, अगर मैं अपनी बात करूं, आप अपनी गारंटी लो सर, सबकी मत लो आप। मैं तो बचपन से गारंटी देता हूं, मैं तो आज तक बोल ही रहे हैं, नहीं, आप तो आप इनकी सब मत बातों में देखो। आई नहीं है। पहले दिन से सारे नेताओं को जो हमारे सर जो संगठन के लोग हैं, जो अभी समझे नहीं, वो भी हमारे हैं ना, हम ही यूज करेंगे तो ये जब तो सब समझदार हो जाएंगे। ये तो सब खूब लड़ रहे हैं, ये तो समन संघ में जितने भी हैं तो सबके सब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से 29 लाख संगठन तुम्हारी वजह से हार रहे हैं हम, ये तो खूब बोल रहे हैं दबा के। नहीं, हम भी बोल रहे हैं, फिर बोलना पड़ेगा ना, जैसे जैसे आते रहेंगे, है तो हमारे ना आप वो भी। सबको क्यों लपेट रहे हो फिर? हाँ जी सर, ऐसा है, जो संगठन के लोग हैं, जो समण संगठनों के लोग हैं, वो भी तो हमारे ही है ना सर। आप भावनाओं में बह के ना सबको मत ऐसे बोलो, क्योंकि सब लोग ऐसे नहीं है। समन संघ का हर एक आदमी समझ सर, समण संघ के बारे में नहीं कहा मैंने, अगर एक बात सुनिए सर, आप जब हम हमारे, हाँ जी सर, बोलिए सर। चलिए छोड़ो, मैं आगे ले लेता हूँ। अजय जलवान सर बहुत देर से वेट कर रहे हैं, फिर मैं आप थोड़ी देर बात करता हूँ। अजय जलवान सर आइए। कोई प्यारा काम नहीं कर रहे भैया, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आओ अजय जलवान सर, आओ, आइए आइए सर, अजय जलवान सर। संगम नमामि संघ को मेरा नमन सर। चेहरा तो दिखाओ, अमेरिका से चेहरा अच्छा आता है आपका, कैमरा बढ़िया है आपका। अच्छा सर, चेहरा संगम नमामि सर। हाँ। संगम नमामि संघ को मेरा नमन। और अगर मुझसे कोई गलत बात कही जाए तो संघ मुझे माफ करे, मैं पहले माफी मांग लेता हूँ। तो सर, सवाल जो मुझे समझ में आया है, वो सवाल ये है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है, कि हमारा ना इन्फ्लुएंस अपने देश में है, ना हमारा जो है हमारी बात कोई बाहर जानता है। इसका कारण क्या है? तो इसका सर दो तीन कई कारण है, ये एक ही को नहीं लगा सकते। एक कारण मेरी समझ में ये आता है कि हम लोग जो, मैं अपनी बात नहीं या संघ की बात नहीं करता, पर जो हमारे और पूरा बड़ा समाज है, जिसके अंदर अनेक से वो आते हैं। एक तो सब लोग जो है जिनके ऊपर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वो तो डरपोक है, एक बात। दूसरा सर, हमारी अधिकतर जो समाज है, उसके पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है। तो सबसे पहले लोग जो ना बहुत हताश हो रखे हैं कि इमीडिएटली भाई आपके संग में या आपके साथ जुड़ के मुझे तुरंत क्या लाभ मिलेगा। तो जो बड़ा जो समाज है, उसको तुरंत लाभ चाहिए। और तीसरी जो बात है कि लोग कोशिश तो करते हैं, पर कोशिश करने के बाद जो है ना, उसके ऊपर परसिस्टेंट नहीं रहते, उसके बाद लगातार नहीं लगे रहते। तो डरपोक इसलिए होते हैं कि लोग, जैसे हम तो बोल रहे हैं, पर सब लोग ना आके बोल नहीं पाते। या तो इस समाज में जैसे बहुत सारी कुरीतियां हैं, हम कहते हैं कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखो या स्वास्तिक बनो, लोग हमेशा दूसरे के ऊपर आस्था रखते हैं। तो
ज्ञान काफी सारा हो रखा है लोगों को, पर ज्ञान के ऊपर चलता कोई नहीं है। और दूसरा उसमें क्या होता है कि सबको पता है कि अब राजनीति अकेले से कुछ नहीं होगा। राजनीति में तभी बदलाव आ सकता है जब आपके अंदर सामाजिक चेंज आए, सामाजिक चेतना जो है बढ़े, और लोग समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करें। जैसे कि मंदिर में जाके लोग अभी भी जो है, सब लोग, चाहे भाई हो बहन हो कोई भी हो, वो सब लोग अल्टीमेटली दिवाली मनाने शुरू करेंगे, दशहरा, तो बहुत सारे जो त्योहार है उनके ऊपर अपनी छाप कुछ नहीं है, दूसरों की छाप के ऊपर चलते रहते हैं। और जो जहां तक खाने पीने का सवाल है, तो जैसे सिख थे, उन्होंने काफी ऐसा सिस्टम चलाया कि उन्होंने लंगर का सिस्टम चलाया कि यार चलो जो भी हो, आपके पास पैसा हो नहीं हो, भूख तो सबको लगती है, सबको खाना खाना होता है। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए लोग कम से कम चंदा इकट्ठा कर रहे थे लोग उसके अंदर, और लंगर चला रहे थे। भाई लोग इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद बात करो। तो दो चीजें इसमें है कि ना तो हमारे पास हम लोग पैसा इकट्ठा करके लंगर चला पा रहे हैं कि चलो जो भी है, जो भी मजदूर है, जो भी खाने वाले है, भूखा नंगा आदमी है समाज के अंदर, उसको खाना तो खिला दो, बात तो वो बाद में करेगा। तो ताकत बिल्कुल भी नहीं है, और सारे हताश हो रखे हैं कि किसके ऊपर हम भरोसा करें। तो जो समाधान सिर्फ इतना ही नजर आता है, या तो हम लोग लगे रहें जागृति के अंदर, लोगों को समझाएं कि सामाजिक चेतना को बढ़ाओ। तो यही मेरा विचार है कि हर आदमी जो है उसके पास ना कोई रिसोर्स है, ना कोई ताकत है, ना कोई बदलने की कोशिश करता है, और कर्म के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। सब लोग भाग्य के ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं। सर, मेरे से कोई गलती हुई हो तो संग मुझे माफ करें। जी सर। राहुल कामले सर। जी सर, संगम नमामि। थोड़ा सा फोटो दिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम राहुल कामले है। वैसे मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर आईटी में काम करता हूँ। मेरे पिताजी जो है पीजी कामड़े सर, वो 2 महीने से इस संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज मुझे पहली बार ये लिंक भेजा और उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला। तो आज का जो विषय है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे मतलब संघों ने बात की कि पॉलिटिकल की जो है वही एक, मतलब अब तक जो चला आ रहा था कि वही एक की है, उससे एक रिवोल्यूशन आ सकता है अम्बेडकरिज्म में। बट मैं उसमें थोड़ा सा एक जितना मैं पढ़ा हूँ बाबा साहब के वॉल्यूम्स को, 20-22 वॉल्यूम को, या और सोर्स मटेरियल को, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स को, तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग ऐसा बना हुआ है कि बाबा साहब की जो मूवमेंट है 1919 से लेके 1956 तक, उसके बारे में थोड़ा सा कटके सर ने उसके ऊपर थोड़ा सा बोला। उसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अगर हम मूवमेंट को देखते हैं बाबा साहब के, तो साउथ बोरो कमिटी से उनका मूवमेंट स्टार्ट होता है। एक्चुअल जो है वो रादर वो जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट था, मतलब कुछ संवैधानिक अधिकार के लिए वो मूवमेंट चल रहा था। उसके आगे अगर हम देखते हैं तो महाड़ का जो सत्याग्रह हुआ या कालाराम टेम्पल का जो मूवमेंट हुआ, वहां पे ह्यूमन राइट्स के लिए बाबा साहब ने वो हासिल करने के लिए उन्होंने प्रयास किया हुआ है। वो एक सामाजिक मूवमेंट था, सोशल मूवमेंट था। उसके आगे साइमन कमीशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट, और 1935 में बाबा साहब जो है वो धम्म दीक्षा की एक शपथ ग्रहण करते कि मैं हिंदू जन्मा हूं लेकिन हिंदू करके नहीं मरूंगा, मैं धम्म दीक्षित हूंगा। तो और उसके बाद इमीडिएट 1937 में बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर की प्रस्थापना करते हैं। अगर उसके आगे भी हम देखते हैं तो 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, 42 से लेके 46 तक लेबर मेंबर का उनका काम जो है, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, और अंत में जाके धम्म का। तो इसके बारे में अगर इस मूवमेंट को अगर हम कंसोलिडेट करते हैं तो बाबा साहब का मूवमेंट है समाज कारण, राजकारण, अर्थ कारण और धम्म कारण।
इन 4 कारण के ऊपर जो है वो उनका मूवमेंट पूरा बना हुआ है। अगर कोई कहता है कि अगर मैं धम्म का काम करता हूं वही मेरे लिए मतलब अच्छा काम है और वही मैं अम्बेडकरिज्म मानता हूं, तो मेरे हिसाब से वो इनकम्प्लीट वर्क है। कोई कहता है कि मैं सिर्फ सोशल काम करूंगा, मेरे हिसाब से वो भी इनकम्प्लीट है। अगर अम्बेडकरिज्म को हासिल करना है, अगर उनको उसको सक्सेस पाना है इस 21वीं सदी में, तो हमें जो है वो इन चारों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। और उसके आगे जाके जो है अगर हमें SC ST OBC या जो समन हम जो बोलते हैं इनको अगर जोड़ना होगा, तो उनके लिए हमें मतलब ये हिस्टोरिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट तो है, मतलब एक कल्चरल एक आइडेंटिटी हमारी बनी हुई है, बट उसके आगे जाके जो है उनका संवैधानिक अधिकार उसको ऑपरेट करने के लिए या फिर उनको हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ का भी हमें इसमें थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा। तभी जाके जो है हम इकट्ठा हो पाएंगे। एक आइडेंटिटी तो है, बट उसके आगे जाके हमें उनके राइट्स के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ आज के विषय के बारे में। रहिए और अपना फोन नंबर दे दीजिए। सर राहुल कांबळे सर, सुधीराज सर एक मिनट। राहुल कांबळे सर, आप पूना से हो क्या? जी कट के सर, हाँ पूना से हो मैं। आपका नंबर मिलेगा? जी जी बताइए सर। 7020 92 92 11 11 54। आप अभी पूना में रहते हैं ना? जी सर। ओके, मेरा लड़का भी अभी US से आया, पूना में रहता है जी। अच्छा सर, मैं अलग से बात कर लूंगा आपसे। जी सर, जी ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। वीरेंद्र कुमार सर, आपका हैंड रेज बताएं सर। वीरेंद्र कुमार सर, कुछ कहना चाहते हैं आज इस सब्जेक्ट पे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा सर, अभी आपकी और कटके सर की वो बातचीत चल रही थी कि अंबेडकर जी के मिशन को जो है किसी ने पढ़ाए ईमानदारी से। तो मेरा मानना ये है कि ये समण समाज है। हमने ये नहीं कहा कि ईमानदारी नहीं बढ़ाया। देखो जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, क्योंकि ईमानदारी में किसी कोई कमी नहीं है, ईमानदारी के दावे में कोई कमी नहीं। बहुत सारे लोग बर्बाद भी हो गए ईमानदारी चक्कर में। हाँ जी सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये नहीं है सर। लोगों ने तन मन धन खूब दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संगठनों को और उस सेंटेंस को के संगठित रहना है, उन नेताओं ने उनके विरुद्ध काम किया। ना तो वो संगठित रहे और ना ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के संगठन को एक रखा। तो लोगों ने उनको मान्यता क्यों दी और उन्होंने उनको गद्दार क्यों नहीं कहा? ये कहा है सर हमने। हाँ, यही कहा है मैंने, जैसे मैं सुना, यही सही कह रहे हैं आप। तो मैं जहाँ तक मेरी बुद्धि बात काम कर रही है, तो मैंने देखा कि अंबेडकर साहब के बाद जो है हमारे जो काशीराम साहब थे, उन्होंने जो है ईमानदारी से उस संगठन को आगे बढ़ाया और चलाया। और उसके बाद उन्होंने तो बनाया बढ़ाया, पर उनकी आंख बंद होते ही, बल्कि उनकी आंख बंद भी नहीं होती। जब वो पैरालिसिस में आए थे उसके बाद ही वहां झगड़े शुरू हो गए, उनके जीते जी झगड़े शुरू हो गए और वो एकल व्यक्ति थे, उन झगड़ों को नहीं रोक पाए। उनका परिणाम आज आप देख रहे हो, आज की समय जो चल रहा है। उसके बाद मैं बात पूरी कर दूं अपनी। तो मुझे जहां तक जहां तक जीवन का अनुभव है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक रूप से समाज हमारा पिछड़ा रहा और हर एक व्यक्ति सक्षम होते हुए भी और नॉलेज होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी उसके पास वो जो है आर्थिक सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में पिछड़ा रहा। अच्छा वीरेंद्र कुमार सर, एक बात बताओ मुझे आप। सर जो आदमी अपने आप को बुद्धिवादी कहता है, बुद्धिस्ट कहता है, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिबा फूलेवादी हूँ, जो अपने आप को कहता है कि मैं चोखा मेलावादी हूँ, जो कहता है कि मैं संत रविदासवादी हूँ, क्या इन लोगों ने किसी ने कभी भी कहा है कि अकेले अकेले रह के तुम जीत जाओगे? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आप बताना, करिए। आप मुझसे क्वेश्चन करना।
तो मेरा मेरा मानना यह है कि मैं भी अपने आप को वहां खड़ा कर रहा हूँ कि वो अंबेडकर साहब के मिशन को कोई आगे नहीं बढ़ा पाया, तो आगे बढ़ाने के लिए काशीराम के अलावा कोई और सामने नहीं आ पाया। उसके कारण मेरा अपना विचार ये है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन्हीं सभी तीन कारणों की वजह से समाज पिछड़ा रहा, और समाज का हर एक व्यक्ति अपने परिवार, समाज को छोड़ के अपने परिवार को रोटी कपड़ा मकान के इंतजाम में लगा रहा। और नहीं उससे देखो सर, मैं आपकी बात काटूंगा। देखो आपके जो बात है ना, वो आपका परसेप्शन हो सकता है, जी पर जैसा काम साहब काशीराम जी ने किया, उनके बाद में बहुत लोगों ने वैसा ही पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे काम किया। सारी बाम सेब उसी पैटर्न पे काम करती हैं जिस पैटर्न पे साहब काशीराम जी ने पैटर्न किया, और उन्होंने कोई पैटर्न बदला भी नहीं। बाद में जरूर उन्होंने राजनीतिक दल बनाए हैं या धार्मिक दल बनाए हैं, या उन्होंने एजुटेशन करना शुरू किया है, जो कि शुरू में साहब काशीराम जी ने नहीं किया था, पर बाद में उन्होंने किया। और ये अरे कहना भी सर, गलत है कि नहीं, ये कहना भी गलत अगर है सर कि उनके बाद में काम नहीं हुआ। आप अगर एक व्यक्ति की बात छोड़ोगे तो उनसे भी ज्यादा बड़ी सभाएं आज के समय लोग लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मायावती जी की जो सभा है राजनीतिक पार्टी के हिसाब से, वो साहब काशीराम जी से बड़ी हुई हैं। जो मेसराम जी लगा रहे हैं आज में, जो वाम मेसराम लगा रहे हैं, वो साहब काशीराम से भी बड़ी वो है सभा है बाम सेब के अंदर। जो धर्म की सभाएं लग रही हैं, हमने 2006 में जितने लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे किए थे पूरी ताकत लगा के, आज उससे ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा नहीं है सर, पर अलग अलग हो रहे हैं और एक दूसरे के विरुद्ध हो रहे हैं, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। आप भी इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि सफलता तो बाबा नहीं साहब मिली को कि पढ़ते हैं और बुद्ध को पढ़ते हैं, ये उनकी बात नहीं मानने सर, टुकड़े करके बैठे हुए बाबा हैं। बाबा साहब की तरह और काशीराम जी की तरह सफलता किसी को नहीं मिली ना, नहीं, क्योंकि काशीराम जी की सफलता नहीं, काशीराम जी की सफलता, देखो वो कह के गए हैं कि मैं सफल नहीं हुआ। नहीं आप उनके प्रेम में कह दो। उन्होंने ये कहा था कि मैं बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो बना चुका हूं, पर बहुजन समाज नहीं बना पाया, यानी कि वो संघ नहीं बना पाई है, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। आप आप व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा के अगर असफलता में बात नहीं करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि जो साहब काशीराम जी के साथ काम किए हुए लोग हैं, वो साहब काशीराम जी की बात को भी मतलब बदल देते हैं। जो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं जो खुद कह रहे हैं कि भाई मैं बहुजन समाज पार्टी बना पाया पर बहुजन समाज नहीं बना पाया, वो रोते थे। मैंने उनको मावलंकर हाल के अंदर रोते हुए देखा है, और वो पैरालिसिस होते हुए रो रहे हैं। आप उनका दर्द नहीं समझते, पर मैं उनसे दूर बैठा दर्द समझ रहा था कि ये आदमी जिसने पूरी जीवन लगा दिया और पैरालिसिस होके, क्योंकि माइंड तो चलता है पहले उसमें, पैरालिसिस में बोल ही तो नहीं पाता आदमी, और वो रो रहा है। और जो आदमी रो रहा है उसके दिल पे क्या बीत रही है, क्योंकि उसने जो सोचा वो हुआ नहीं। काशीराम जी ने माना, ये तो उनकी महानता है कि उन्होंने माना कि मैं जो मिशन था मेरा पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनके मिशन के कारण ही बीएसपी जो है 4 बार मुख्यमंत्री अपनी बना सकी। तो क्या ये तो क्या मानते हैं दूसरों आप? की बैसाखियों पे मुख्यमंत्री बनना कामयाबी है सर? नहीं क्या नहीं आपको नहीं, आप क्या समाज के अंदर कोई रिवोल्यूशन कर पाए? क्या आप पूरे देश में अपना कोई ऐसा स्थान बना पाए कि आपकी बात आज के समय चल रही हो, या कोई परमानेंट स्ट्रक्चर ऐसा है और आज ही बीएसपी जिंदा है, तो क्या आज हमारे अधिकार बच रहे हैं? मैं ये थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि देखो राजनीतिक पार्टी जो सर क्षमा चाहूंगा। अभी आप बात अब कर रहे थे कि बसपा के भी जो है बसपा की मीटिंग अच्छी हो रही है और इसकी मीटिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो मैंने रहा है। गैदरिंग कहा है, पर अधिकार के बारे में तो नहीं कहा सर मैंने। गैदरिंग की बात लोग में ज्यादा इकट्ठे हुए हैं उनके बारे में बात की है। आप इकट्ठे देखो, चंद्रशेखर आजाद जो लड़का है जो एमपी बन गया, वो अच्छी गैदरिंग कर रहा है, जी, तो क्या उससे अधिकार आ रहे हैं क्या? नहीं अधिकार तो नहीं आ रहे। मैं तो मेरा हम गैदरिंग को काउंट करें मेरा या अधिकार को मेरा काउंट करें? मेरा विचार बीच में रुक गया। मैं तो, मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का आशय ये है, मैं आपका किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बीच में टोक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। तो मैं ये कह रहा था कि हर एक जो हमारा जो समाज है, हमारे समाज के जो लोग हैं, लोगों ने काशीराम जी के बाद जो संघर्ष जो होना चाहिए था लोगों ने किया, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो उनके बाद नहीं सामने आ पाया। उसका कारण ये रहा कि हमारा समाज जो है वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। बस मेरे यही कहना था, और इससे ज्यादा मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी को बुरा नहीं कह रहा, किसी को गलत देखो नहीं कह रहा हम हूँ। ऐसा है, हम भी किसी की बुराई नहीं करते जी, पर अगर आप गंदे चीज को गंदी नहीं कहोगे, अच्छी को अच्छी नहीं कहोगे, जो काम अच्छा किया बाद के लोगों ने, साहब काशीराम जी के कितने टुकड़े किए हैं, 40 बाम सेब है सर आज की डेट में। नहीं और उनके जाने के बाद तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो सबको पता है। मुझे आप एक बात बताओ ना, ये लोग तो वही है ना जो साहब काशीराम जी को, जब साहब काशीराम जी ये बता के गए कि सबको इकट्ठा रहना है, एक जगह रहना है,
और लोगों ने अपने अपने हिसाब से टुकड़े कर दिए, तो क्या जी उन्होंने साहब काशीराम जी की बात मानी? वो सब हाँ, सारे के सारे फोटो लगा के नाम ले रहे हैं, जैसे बाबा नहीं साहब का नहीं, नाम लेते हैं। बाबा साहब जी का नाम लेके वो वोट ले रहे हैं लोग, काशीराम जी का नाम ले वोट नहीं, लेके आप वोट ले खाली रहे वोट हैं। पे जा रहे हो, आप खाली वोट पे जा हाँ रहे हो, हम सब जगह जा रहे हैं। देखो खाली वोट से कुछ नहीं बात बनता है। सारे शेड्यूल कास्ट अगर एक जगह वोट भी डाल देंगे तो भी 14% पड़ती है सर, और 14% से कौन सा नहीं बनता। आज की डेट में कोई नहीं 40-50% चाहिए। आप बिल्कुल वोट पे जा सही रहे है। हो, हम वोट का जिक्र नहीं कर रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो समाज के टुकड़े हुए हैं, जो जो हमारा काम चल रहा था इकट्ठे होने का, वो काम वही लोग तोड़ रहे हैं जो लोग सीखे, जो साहब काशीराम जी सीखे। मैं आपको 40 नाम गिना सकता हूँ, अलग अलग स्टेटों में काम कर रहे हैं, और उनको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आपने किसी ना किसी को एक्सेप्ट किया होगा, लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आज क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि हमको इतना समझ में नहीं आता कि भाई ये टुकड़े कर रहे हैं और फिर भी हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? हम एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है। चलो मैं आपसे ये बाद में आऊंगा आपके पास में। अभी हमारे जो ठीक क्या बोलते हैं विजय रतन पाई जी, आइए सर। विजय सर, विजय सर। हाँ हाँ, जय भीम। हाँ जय भीम सर, बोलिए सर। जय भीम सर। मुझे आपका जो हमारा जो अभी चल रहा है सब कुछ, अपना जो संघ है, संघ का उद्देश्य ही ऐसा है कि एकजुट आके सबने करना है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने जब सुना है सब कुछ, उसमें ऐसा लगता है कि हमको मार्गदाता बनना है। हम अभी तक क्या हो रहा है, हम कब जो डिस्कशन चल रहा है वो डिस्कशन निगेटिविटी के ऊपर ज्यादा चल रहा है। हमको पॉजिटिविटी के ऊपर जाके हमको मार्गदाता बनना है। और हमारा संघ जो है, जो अभी तक जो 3-4 साल के जो आपका चल रहा है हमारा, वो उसका जो सार आया है बाहर, उसका विजय उसके रन पाए आगे सर, वो तो होने, ये तो सब होने वाला है। गद्दार लोग तो विजय गद्दारी करने वाले हैं, वो तो विजय बनने रन वाला पाए है। सर, विजय रन पाए सर। यस सर, रनपी से मैं आपसे एक कुछ सवाल करूंगा, आप जवाब देना, क्योंकि आपको लगता है कि बताइए। नेगेटिव है। समाज के अंदर लोग कहाँ से आएंगे? समाज के अंदर रिसोर्स कहाँ से आएंगे? पढ़े लिखे लोग कहाँ से आएंगे? अगर ये सारे लोगों को हम ये ना कहें कि भाई सबको इकट्ठा होना है, या हम इनको खुला छोड़ दें, काम जो सामाजिक काम करने वाले उनको ना कहें कि तुम गलत कह रहे हो, तो आप क्या नए बच्चे पैदा करके उनको नेता बनाओगे? और जब तक आप नए बच्चे पैदा करके उनको नेता बनाओगे तब तक तो सब खत्म हो जाएगा, कोई अधिकार बचेगा नहीं, रोटी नहीं मिलेगी खाने को। तो आपके पास में क्या लोग और हैं जिनको समझा के आप कोई मूवमेंट बना सकते हो या चला सकते हो? बताओ सर। नहीं देखो साहब सर, ऐसा है कि जो हम पॉजिटिव उनको जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी ज्यादा हम एक लाइन जैसे विजय दो रन भाई लाइन सर, आप मुझे एक बात बताइए कि बच्चा अगर सिगरेट पी रहा हो तो हम उसको छोड़ दें कि भाई तू सिगरेट पी रहा है, ये हमारा काम नहीं नहीं है, नहीं तो ये नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं नहीं, उसको तो बोलना, वही तो बता रहा हूँ मैं साहब। गद्दार को गद्दारी बोलना पड़ेगा, गद्दार को गद्दारी बोलना पड़ेगा, और उनको उनका अपना ग्रुप से बाहर निकालना पड़ेगा। उनको उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से फायदा होने वाला नहीं है। तो आप उनको बिल्कुल ठीक है। हम नहीं, यहाँ हम चर्चा ज्यादा उनकी नहीं कर रहे हैं, पर कभी कभी करते हैं, जैसे आज हम कर रहे हैं बहुत दिनों बाद। आप जितने दिन से जुड़े हुए हो, आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, पर कभी कभी हम जगाने के लिए करते हैं कि भाई नुकसान हमारा यहाँ से हो रहा है। बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, वो चल रहा है, बराबर चला, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि हमको मार्गदाता बनना है। मार्गदाता बनना है तो उसके लिए जो गद्दार है, वो गद्दार को गद्दार कह के उनको बाहर निकाल देना है। उनके ऊपर ज्यादा हमने कंसंट्रेशन नहीं करना है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कुछ गलती हो गया होगा तो माफ कर नहीं देना। कोई गलती नहीं हुआ, ठीक हुआ है, क्योंकि चर्चा बराबर है, और राइट टू स्पीच सबका है। बाबा साहब ने सबको दिया है, भगवान बुद्ध ने सबको दिया है, ज्योतिबा फुले ने सबको दिया हुआ। राइट टू स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क नहीं करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे, वितर्क नहीं करेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल सही। जय भीम, अच्छा, जय भीम। देखिए 158 हमारे यहाँ संगी बैठे हुए हैं। जो बॉक्सर जो होता है रिंग के अंदर, जो बॉक्सिंग में लड़ता है, जब दो बॉक्सर लड़ते हैं आपस में, अगर किसी बॉक्सर में पिटाई खाने का जज्बा नहीं है, अगर किसी बॉक्सर में सामने वाले के मुक्के अपने फेस पे खाने की इच्छा नहीं है, अगर किसी बॉक्सर में सामने वाला हड्डी भी तोड़ सकता है, पिटाई भी कर सकता है, अच्छी तरह से उसकी मरम्मत कर सकता है, अगर ऐसा जज्बा या ऐसी जानकारी नहीं है, या वो ऐसा सोचे कि बस मैं तो मारूंगा मारूंगा, मैं पिटूंगा नहीं, वो कभी जिंदगी में बॉक्सिंग का खेल नहीं खेल सकता। वो रिंग में उतरेगा नहीं तो वो जीत नहीं सकता, वो बिना लड़े ही हार जाता है। सोशल जो मूवमेंट होती है ये बॉक्सर के रिंग की तरह है। कोई आदमी ये सोचे कि हम सोशल काम करेंगे और हमको गाली ना पड़े,
कोई आदमी ये सोचे कि हम सोशल काम करेंगे और हमें बुराई ना मिले, कोई आदमी ये सोचे कि हम सोशल काम करेंगे और किसी की गलती को बताएंगे और हम उसके मीठे मीठे बन के लड्डू खाएंगे, ऐसा सोचे, वो सोशल काम नहीं कर रहा, वो सोशल काम के नाम पर नाटक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो मीठा मीठा बना घूम रहा है और कह रहा है हमने बुराई नहीं करनी है। देखो सोशल वर्क, आप पर्सनल किसी की बुराई मत करो, आपको पर्सनल किसी से काम पड़ सकता है, पर सोसाइटी में जब हम काम करते हैं तो आपको अच्छे को अच्छा और खराब को खराब कहना, ये सभी महापुरुषों ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर अगर महात्मा गांधी के मीठे बने रहते, अगर नेहरू के मीठे बने रहते, अगर वमलों के मीठे बने रहते, तो मंत्रालय भी रहता, पैसा भी रहता, सब रहता, फिर ना आप होते, ना हम होते, ना हमारे बच्चे होते। आज जो हम जो यहाँ मूछे पना बना कर बैठे हुए यहाँ भाषण कर रहे हैं ना, यहाँ आवाज भी नहीं निकलती, कहीं अपना गोबर पोबर उठा रहे होते और हो सकता है मर गए होते 30-40 की उम्र में, खाने को नहीं मिलता। तो उन लोगों ने बुराइयां ली हैं, उन लोगों ने रिंग में उतरे हैं, वहां उन्होंने मार खाई है, पिटाई खाई है, गालियां खाई हैं, कैसी कैसी बातें हुई हैं, तब जाके आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बुद्ध जैसे व्यक्ति 45 साल तक लोगों को समझाते रहे, कई बार उन पे हमले हुए, बार बार उन पे आते थे, तर्क वितर्क करते थे, सब सब करते थे, कितने सारे झगड़े हुए, उनका खुद का भाई उनका विरुद्ध हो गया, और औरों की तो बात छोड़ो। तब जाके क्या बोलते हैं, वो इतना बड़ा संघ, इतनी बड़ी आइडियोलॉजी, इतनी बड़ी फिलॉसफी पूरी दुनिया को मिली है जो दुनिया का उद्धार करती है। तो रिंग में तो उतरना है। अगर आप रिंग में उतर के ये सोचो कि पिटाई नहीं होगी तो फिर आप रिंग में नहीं उतरे आप। तो ये मन बना लीजिए अच्छी तरह से कि कहीं कोई अगर आपको कुछ कहता है तो इसका मतलब अब हमारा ठीक काम चल रहा है, बॉक्सिंग बढ़िया हो रही है। और अगर हम ताकत के साथ में इकट्ठे होकर बॉक्सिंग में उतरेंगे, सब उतरेंगे, तो जीत निश्चित है, क्योंकि बॉक्सिंग में बल होता है, जनबल जिसके पास ज्यादा होगा वो जीतेगा। हमारा जनबल का बॉक्सिंग है, 1-to-1 का नहीं है, तो जनबल हमारे पास है, हम जीत जाएंगे। पर डरो मत इस बात से, मीठा बनने का समय नहीं, आप अपने मीठे संबंध बना के रखो। आज मैंने एक व्यक्ति से बात की, मैंने उससे कहा भाई तुम कैसे बुद्धिस्ट हो यार, तुम फोन नहीं उठाते, बस तुमने तुमने बुद्ध से सीखा क्या? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तुम सामाजिक काम कर रहे हो या प्राइवेट काम कर रहे हो? बस प्राइवेट काम कर रहे हो तो मेरे को बता दो, मैं तुम्हें फोन करूंगा तो प्राइवेट काम के लिए करूंगा, भाई कोई रिश्ता है, कोई नाता है, कोई मेरा लेन देन है, कोई व्यापार है, तो मेरा प्राइवेट काम में करूंगा। पर तुम सामाजिक काम का डंका बजाते हो और मेरा फोन नहीं उठाते हो, तुम यार कैसे असामाजिक आदमी हो? तो उसने कहा जी आप बड़ा, मतलब उसने स्पष्ट कहा जी कि आप गाली देते हो, आप ऐसा बोलते हो। मैंने कहा भाई अगर एक स्टेटमेंट दिखा दो, तुम तो रिकॉर्ड करते हो कि मैंने गाली दी हो, पर तुमको गाली कैसे लगी ये बताओ। तो उन्होंने कहा जी आपने वो फलाने तीसरे आदमी को गद्दार कहा, फलाने तीसरे आदमी को निकम्मे कहा। मैंने कहा भाई देखो आपको नहीं कहा, आपने क्यों पकड़ी? मैंने फलाने आदमी को कहा कि वो बाबा साहब का गद्दार है, मैंने फलाने आदमी को कहा कि वो बाबा साहब का निकम्मा आदमी है, वो बाबा साहब को बेच के खा गए, बुद्ध को बेच के खा गए, कैसा काम करते हैं, पर आपको क्यों लगी ये गाली? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो, और गद्दार को गद्दार ना कहना कोई बुरी बात तो है नहीं। और आपको तो मैंने, आपसे तो मैं बात करने आया था, बात करने आया। कह रहे जी आप तीसरे आदमी के बारे में बात क्यों कर रहे थे? मैंने कहा भाई आपने तीसरे आदमी का जिक्र छेड़ा इसलिए मैंने बात की, मैंने अपनी तरफ से नहीं की। मैं तो आपसे ये कहने आया था कि आप जो सामाजिक काम कर रहे हो उसको इकट्ठा करो। आप जो सामाजिक काम कर रहे हो ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, अगर आप सच में सामाजिक काम कर रहे हो तो इसमें, और इसमें आपने बहाना ये बना दिया कि आपने ये किया वो किया, क्योंकि आपको मेरी बात चुभ रही है और आप मेरा फोन उठाना इसलिए बंद किए हो। तो वो मुझे कुछ भी कहे कुछ ना कहे, मैंने उनको साफ कहा कि देखो मैं तुम्हारी वोट के लिए बात नहीं कर रहा, तुम अपनी वोट अपने पास रखो, मैं तुमसे कोई उधार नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई खर्चा नहीं मांग रहा, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं मांग रहा। तुम सामाजिक आदमी हो, सामाजिक काम कर रहे हो तो फोन कर रहा हूं। तुम डिक्लेयर कर दो कि तुम सामाजिक काम नहीं हो तो पर्सनल फोन करूंगा, और तुम अगर मेरा पर्सनल फोन नहीं उठाओगे तो शिकायत नहीं करूंगा तुमसे और दोबारा फोन नहीं करूंगा। क्या बोलते और क्या 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 बोलेंगे? तो रिंग में उतरना है तो लॉजिक के साथ उतरना है, तर्क के साथ उतरना है, वितर्क के साथ उतरना है। नम्रता बना के रखिए, पर अपने कार्यक्रम की, अपनी जो सामाजिक है अचीवमेंट है उसके लिए कठोरता बना बना के रखिए। देखो चाकू अगर मुलायम हो जाएगा तो सेब नहीं काट सकता, और अगर सेब नहीं काटेगा या जानवर को नहीं मार सकता है तो आपको ना खाने को सेब मिले और ना जानवर से आपकी जान बचे। तो चाकू का धर्म होता है कि वो आपके लिए कुछ अच्छा करके लाए, इसलिए आपको कठोर धार बनना पड़ेगा। अगर सामने वाला सामाजिक है, उसको बुरा लगता है तो छोड़े काम को, और अगर उसको अच्छा लगता है तो तर्क वितर्क कर ले। खुली बात है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। अगर ये समय हाथ से निकल गया तो आपको और हम सबको अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मेरे जैसे आदमी तो इसलिए मरेंगे कि भाई उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई और ये सोच के लगाई कि कुछ ना कुछ हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर संतोष रहेगा। पर बाकी लोग क्या करेंगे जो रिंग में उतरे नहीं? वो क्या करेंगे? जानवरों की तरह मरेंगे। तो किसी को जानवरों की तरह मरना है तो मरे। तो करना क्या है इसमें? करना ये है कि जानकारी पहुंचानी है, जानकारी।
सिर्फ जानकारी पहुंचानी है, शांत नहीं बैठे रहना है। कुछ ना कुछ जानकारी लोगों को देते रहने हैं। संघ के बारे में, संघ के ग्रंथ के बारे में, संगठनों के बारे में चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। और उसमें समण और समण शब्द जो संघ है वो उसका नाम आते रहना चाहिए। जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं होंगे उनको समण संघ पहुंचेगा, कुछ के पास ग्रंथ पहुंचेगा, कुछ के पास पीडीएफ पहुंचेगी, कुछ पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे। और भी बहुत सारे काम है, धीरे धीरे संघ में आगे बढ़ रहे हैं, बात बन जाएगी, इतना गारंटी है। क्योंकि आज तक की डेट में भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि संघ की पॉलिसी गलत है या संघ गलत है। व्यक्ति के लिए जरूर कहा है कि खास तौर से कि कुछ व्यक्ति जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हैं कि जी कठोर हैं या सीधे सीधे कह देते हैं कि गाली बकते हैं, पर ये नहीं कहा कि संघ की पॉलिसी खराब है या संघ खराब है। तो व्यक्ति को मारो गोली, व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, पर संघ बेहतरीन है, संघ की पॉलिसी बेहतरीन है, इसको आगे बढ़ाना है, काम बहुत बढ़िया बनेगा। और यहाँ किसी को बात कहनी हो तो कहे, क्योंकि 11:15 हो गए। परिहार सर आ जाइए सर। इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ये शुभ शनिवार जो है प्राचीन काल की एक परंपरा है कि हमारे लोग जो समण लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, वो लोग हर शनिवार को एक साथ बैठते थे, एक साथ खाना खाते थे और अपने सुख दुख की, कुशल क्षेम की चर्चा करते थे वहां पर। और भविष्य के लिए अपने काम की योजनाएं तैयार करते थे। सही कहूं तो शिक्षा को यदि विभिन्न भागों में बांटा जाए तो जो पहली शिक्षा एक किताबी शिक्षा होती है जो स्कूलों में दी जाती है, और दूसरी शिक्षा का कार्य जिसमें मतलब हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे प्रांत में, हमारे देश में क्या हो रहा है, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमको जो है आगे बढ़ाता है। तो ये सेकंड प्रकार की शिक्षा होती है कि स्कूली शिक्षा से अलग। इसी शिक्षा के आधार पर शुभ शनिवार की जो मीटिंगें होती थी, जो चर्या होती थी, वो आधारित थी कि सबके एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछा जाता था, सबकी जानकारियां ली जाती थी और उसी आधार पर जो है शुभ शनिवार का दिन जो है मनाया जाता था। सब लोग इकट्ठे होते थे उस दिन। जो समण वहां आते थे वो अपने हाथ में डंडा कहिए, लाठी कहिए, शतक दंड कहिए, वो अपने साथ लाते थे। क्योंकि रास्ते में इतनी उम्मीद ये है कि इतनी सड़कें बढ़िया नहीं होंगी जितनी आज है, तो उसे जानवरों की मतलब अपनी रक्षा के लिए, कुत्ता बिलाई के लिए अपने साथ रखते थे और वो हमेशा काम आए। कहीं पानी गहरा है, कहीं उथला है, कहीं कैसी जगह है, कहीं बुजुर्ग लोग जो होते थे उसको उसका सहारा मिलता था, उसको अपने साथ लाते थे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जो शतक दंड के स्थान पर लोगों ने हथियार लाने शुरू किए, धीरे क्योंकि वो भी अपना एक सुरक्षा के रूप में जो है लाते थे कि भाई कोई मतलब जो है जानवर आ जाए तो उससे अपनी सुरक्षा की जाए। लेकिन लोगों ने जब जो ब्राह्मण लोग थे, जब उन्होंने सोचा कि ये लोग अब शतक दंड लाते हैं, अपने साथ हथियार भी लेके चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो है डर लगने लगा और उन्होंने एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ की कि जिससे जो है इनको जो है इससे अलग हटाया जाए। और जैसे ही उनकी विचारधारा हमारे देश में फैली, उन्होंने जो है इस पर जो है शुभ को अशुभ शनिवार कहना जो है प्रारंभ कर दिया। और फिर यहाँ तक हुआ कि लोग जो है लोहा भी नहीं खरीदते थे, लोहा पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि लोहा नहीं खरीदेंगे। और आज जो घर घर जो है जो ब्राह्मण जो है घर घर जा करके तेल लेते हैं एक देवी और देवता के नाम पर, तो वो उसी का रूप है एक तरह से कि ये उसको जो है अशुभ मानते रहे। और अब तो मैंने देखा है कि मुरादाबाद में भी ये होता है, अब दूसरे शहरों में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है,
कि जितनी एजेंसियां हैं गाड़ियों की, जितनी मोटरसाइकिलों की एजेंसियां हैं, जितनी मतलब फोर व्हीलर की वो एजेंसियां हैं, वो शनिवार को ही बंद रहती है। मुझे पहले से पता नहीं था, शनिवार को यहाँ बंद रहती है। शनिवार को मतलब जो है कोई खरीदता भी उनको नहीं है। और बहुत से लोहारों तक ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। कई बार मैंने उनसे कहा, क्योंकि पीछे अभी बेटी का मकान बनाया था, फिर मकान बनाया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई कल मैं सामान उठाऊंगा। बोले जी कल तो शनिवार है। तो हमने कहा शनिवार को क्या हुआ? बोले साहब शनिवार को तो नहीं खरीदते। हमने कहा कोई खरीदे ना खरीदे भाई, मैं सरिया जो है शनिवार को खरीदे करूंगा। और मैंने पूरा सरिया जो है ज्यादातर जो है शनिवार को ही खरीदा उसके बाद। और सब ठीक है, सब दोनों मकान भी कंप्लीट हो गए। तो ये हमको जो है हम उससे दूर रहे, हम डंडा लेके ना चले, सख्त दंड लेके ना चले, हथियार लेके ना चले, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चीज लेके ना चले। तो उसको बंद करने के लिए ये एक भ्रम फैलाया गया, और उस भ्रम में हमारे जो साथी थे, हमारे जो समाज था, हमारे जो समर संगी थे, वो उसमें फंस गए। और आज भी हमारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि शनिवार जो है एक तरह का अशुभ है, और इसको हम जो है कहीं पर भी जो है ऐसा कोई सामान नहीं खरीदें जो लोहा से संबंधित हो। लेकिन अब जैसे जैसे वी द पीपल स्टार्ट हुआ, समर संघ बना, उसके बाद फिर बुद्धिज्म जैसे जैसे लोगों ने प्राप्त किया, तथागत को और बाबा साहब को जैसे जैसे पढ़ा, एक फिर पुनः एक बात चालू हो गई है कि भाई ये हमारे लिए अशुभ नहीं था, ये हमारे लिए शुभ है। और तभी से हमारे इस संघ में भी जो है ये प्रक्रिया अपनाई जाने लगी कि अब जो है शनिवार को हम लोग इकट्ठे होंगे, शनिवार को सब लोग बैठेंगे, एक दूसरे के दुख सुख की चर्चा होगी, सब इकट्ठा होंगे। तो ये उसी का परिणाम है कि आज हम लोग सब इकट्ठे होकर के बैठते हैं। ईसाई संडे को इकट्ठे होते हैं, मुस्लिम शुक्रवार को, फ्राइडे को इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे ही जो है हमको ये प्रक्रिया आगे चालू रखनी है, ताकि हमारे समाज के लोग भी हर शनिवार को इकट्ठे होते रहें। सत्तक दंड की प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने चाही है, वो सत्तक दंड भी हम जो है अब काफी लोग अब लेके चलते हैं। तो इस प्रक्रिया को चालू रखा जाएगा ताकि ये दिमाग से निकल जाए कि भाई ये शनिवार जो है हमारे लिए अशुभ नहीं है, शुभ है, अच्छा है। और वो शुभ नहीं जो बड़ा वाला सह है, शुभ का मतलब जो है अच्छे से होता है, लेकिन छोटा वाला सह उसमें छोटे ओ की मात्रा और भय होता है उसमें। तो शुभ सन्निपात बाहुल है, शुभ शनिवार है। इसको इकट्ठा होते रहें, जुड़ते रहें, जोड़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर प्रणाम देता हूँ। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं